सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं, गिरकर भी उठते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय राइजिंग स्टार। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। सोचो, अगर एक फुटबॉल जमीन पर पड़ी हो, क्या वो अपने आप चलने लगेगी? नहीं ना। और अगर चलती हुई साइकिल को ब्रेक लगा दें तो वो रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर सिंपल है, फोर्स। फोर्स का मतलब पुश या पुल। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं, खींचते हैं, तो हम उस पर फोर्स लगाते हैं। फोर्स का इफेक्ट है चेंज शेप, चेंज स्पीड, चेंज डायरेक्शन, और इसकी यूनिट भी है न्यूटन। इसको हम डिटेल में समझेंगे। सर न्यूटन ने बताया था कि हर ऑब्जेक्ट तब तक अपनी स्टेट नहीं बदलता जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। इसी कंसेप्ट को समझने के लिए हम पढ़ेंगे फोर्स। फोर्स क्या होता है, मोशन क्या होता है, न्यूटन के 3 लॉज, इनर्शिया क्या होती है, मोमेंटम और रिएक्शन, एक्शन, लाइफ। फोर्स, फोर्स मतलब पुश या पुल। फोर्स इफेक्ट भी करता है ऑब्जेक्ट्स पर, जैसे कि जब हम किसी चीज को धक्का देते हैं या खींचते हैं तो हम उस पर फोर्स लगाते हैं। जैसे कि फोर्स, यदि हमने उसको ज्यादा धक्का दिया, उसको पुल किया, उसको पुश किया, तो वो उसकी स्पीड भी चेंज कर सकता है, उसकी शेप भी चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। ओके सर, जो न्यूटन थे उन्होंने बताया था कि हर ऑब्जेक्ट तब तक अपनी स्टेट नहीं बदलता जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। तो हम ये कह सकते हैं, बिना फोर्स के हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि यदि हम रेस्ट में हैं तो रेस्ट में ही रहेंगे, क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो वो रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर लाइफ। इवन यू कैन से कि यदि कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, तब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। ओके, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमको, और पूरे लेक्चर को, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें इस लेक्चर को पूरा समझना पड़ेगा। जैसे कि बैलेंस्ड वर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस दैट मींस उस पर कोई फोर्स नहीं लगा है, ना ही उसमें मोशन आई है। एग्जांपल, टग ऑफ वॉर। जैसे कि इक्वल फोर्सेस। मैं सिंपल सा एग्जांपल लेती हूं। आपने कोई रोप, रस्सी ली है, 4 आदमी इधर खड़े हैं, 4 आदमी इधर खड़े हैं, सबका मास इक्वल है, सब इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो वो हिलेगा नहीं, मोशन में नहीं आएगा। यदि मैं उधर 5% कर देती हूं, इधर 4% रहने देती हूं, लेकिन 4% का मास ज्यादा है उन 5 से, तो वो जो 4 वाले हैं वो उस रस्सी को क्या करेंगे, खींच लेंगे। इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जिसका फोर्स इक्वल ना हो 0 के। ये मोशन भी कर सकता है, मोशन में चेंज भी कर सकता है। ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, न्यूटन सेकंड लॉ हम डिस्कस करेंगे, और न्यूटन थर्ड लॉ क्या होती है हम डिस्कस करेंगे। किसी पर फोर्स लगा रहे हो तो वापस फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? कभी आपने सोचा है इतना बड़ा एरोप्लेन कैसे उड़ सकता है, जिसका इतना मास है, इतना बड़ा है, इतना भारी भरकम कोई ऑब्जेक्ट कैसे उड़ सकता है? आपने कभी सोचा? बताइए। और एक रॉकेट, वो कैसे ऊपर जा सकता है? सारी चीजें इंटरेस्टिंग है, सारी चीजें इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमको समझना भी जरूरी है। ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा मैजिक से होता है? यहां पर कोई मैजिक चल रहा है? नहीं, ये सब साइंस का ही मैजिक है। यदि आपने साइंस अच्छे से समझ ली तो आपको यहां से कोई डाउट नहीं रहेगा कि ओके, हम इस सबको डिटेल में समझेंगे। फोर्स किसके इक्वल होता है ये भी हम समझेंगे। चलिए देखते हैं। एक बॉल है और एक सेकंड बॉल है। फर्स्ट बॉल का जो मोमेंटम है mv है, सेकंड बॉल का मोमेंटम 0 है। द कोलिजन ट्रांसफर मोमेंटम फ्रॉम द first ball to the second ball. The collision transfer momentum from the first ball to the second ball. क्या होता है इससे? After collision क्या होगा बोलो का? First ball momentum 0 और second ball momentum mv। ये क्या हो रहा है, इनको भी हम डिटेल में समझेंगे। ओके, क्लास 9 सिलेबस 2026 का है ये, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी। हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी यदि आपको समझना है तो आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगी टाइम इंस्टीट्यूट की, आप वहां से देख सकते हो। उसमें आपको बहुत अच्छे से फर्स्ट लेक्चर आने वाला है पेस्टोरलिज्म के ऊपर, बहुत अच्छे से लेमन लैंग्वेज में समझाया हुआ है। ओके, चलिए हम आप अपने डिटेल में अपने टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स पीछे से क्या हो रहा है, पुश कर रहा है, लेकिन जो आगे वाला इंसान है वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। इन बारे में भी हम अच्छे से समझेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, टाइप ऑफ फोर्सेस है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है अ मैन पुशिंग अ बॉक्स, लेकिन डिटेल में समझना है तो पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। टू मैन पुलिंग अ रोप,
टेंशन फोर्स होता है। वही यदि आपको भी डिटेल में समझना है तो पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। ओके, बैलेंस्ड वर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्सेस वर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस। देखो बैलेंस्ड फोर्सेस हम यहां से समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बैलेंस फोर्स में देखिए 3 पर्सन एक साइड है, 3 पर्सन एक साइड है, तीनों का मास, तीनों का फोर्स लगाने का तरीका और जितना वो फोर्स लगा रहे हैं वो सब इक्वल है, तो वो जहां पर रोप है ना वो वहीं पर रहेगी, मोशन नहीं करेगी। 300 न्यूटन इधर लग रहा है, 300 न्यूटन इधर लग रहा है। ओके, 300 न्यूटन वाले इधर लगा रहे, 300 न्यूटन वाले इधर लगा रहे, तो वो 300 से 300 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुछ फोर्स बचेगा नहीं, तो फोर्स कितना हो गया, 0। यहीं पर यदि मैं अनबैलेंस फोर्स की बात करूं तो इधर वाले जो इधर वाले हैं वो 300 न्यूटन लगा रहे हैं इधर, और वो कितना लगा रहे हैं, 350 भी लगा सकते हैं, 100 न्यूटन भी लगा सकते हैं। ओके, यहां पर 3% भी हो सकते हैं, 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकते हैं, तो डजंट मीन कि पर्सन पर डिपेंड करेगा, डिपेंड किस पर करेगा, फोर्स पर डिपेंड करेगा। तो वो कितना लगा रहे हैं, 3%, 1% पर 100 न्यूटन लगा रहे हैं, सिंपल। तो क्या वो तीनों को खींच सकता है? यस, वो तीनों को खींच सकता है। इसी को बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ये बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपको समझ में आएगा। डेली लाइफ में भी फोर्सेस हर जगह है, जैसे कि क्रिकेट खेलते वक्त, रनिंग करते वक्त, क्रिकेट खेलते वक्त भी, और दौड़ने वक्त भी, बैग उठाते वक्त, आपको स्कूल जाना है, आपको कहीं आपको घूमने जाना है, तो आपने बैग पैक किया है और आपको वो उठाना है, उस उठाने में भी फोर्स लगता है। ओके, आपको डांस करने में, वॉकिंग करने में, रनिंग करने में, ईटिंग करने में, हर चीज में फोर्स लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि हमारी दुनिया मूवमेंट पर कैसे काम करती है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया ही है? इसको भी मैं बताऊंगी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया से डिफरेंट है या सेम है। ये आपके न्यूटन साहब है। ओके, आप यहाँ पर एक लेडी को क्या करते देख रहे हो, आप यहाँ पर एक बॉय को, एक पायदान जो होता है उसको डंडा, पायदान में वो डंडा लगाता है। ओके, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर एक बॉय एक कपड़े में डंडे को मार रहा है, उसको साफ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको मैट समझ लीजिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है कि कोई चीज नीचे ही क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती, यहीं से आया था न्यूटन थर्ड लॉ। जब आप किसी गाय में, किसी एनिमल में, या किसी हाथी में, एलिफेंट में पुश करते हो, उसमें फोर्स लगाते हो, क्या वो मूव करता है या एक्शन रिएक्शन करता है, कि एलिफेंट भी आप में फोर्स लगाता है? इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? ओके, ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि हमारी दुनिया मूवमेंट पर कैसे काम करती है। इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं, जैसे मैं जब भी कोई लेक्चर, कोई क्लास लेकर आती हूं तो उससे पहले आपको बताती हूं कि हम इस लेक्चर में ये कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यदि आपको टॉपिक्स के नाम पता चल गए, इस लेक्चर में ये कवर करने वाले हैं, तो 50% काम आपका वहीं पर हो जाता है। फिर आपको समझना होता है, यदि डायरेक्ट इसको समझाने लगो, फोर्स होता है, बैलेंस फोर्स होता है, न्यूटन, तो आप लास्ट में ना कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने पढ़ा क्या क्या है। इसलिए आपको ये बहुत जरूरी है टॉपिक्स के नाम समझने। फोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया भी हम समझेंगे, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स ऑफ सेकंड लॉ, थर्ड मोमेंटम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ और न्यूमेरिकल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्वर। हम इनके बारे में, कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बाद आपका लेक्चर फर्स्ट जो हमने मोशन किया था उसको देखना बहुत जरूरी है। यदि आपको ये अच्छे से समझना है ना चैप्टर, तो मोशन चैप्टर बहुत जरूरी है समझना। तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से उस लेक्चर को वॉच कर सकते हो, तब ये लेक्चर देखना। सो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर पर। लेट्स बिगिन। फोर्स, फोर्स क्या होता है बताइए आप। फोर्स, यदि मैं आपको खींच रही हूं, आपको पुश कर रही हूं, वो भी फोर्स है। फोर्स इज अ पुल और पुश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ओके, किसी ऑब्जेक्ट पर कोई पुश कर रहा हो या उस ऑब्जेक्ट को कोई पुल कर रहा हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ये सिंपल सा है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। इसकी एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू डाइन्स, दैट मींस सीजीएस यूनिट में आता है। तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है अभी कि फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। क्या इफेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कार चला रहे हो और आपको वो कार रोकनी है, कार आपकी मोशन में है, तो आप फोर्स लगाकर उसको रोक सकते हो। यदि कोई कार स्टार्ट करनी है, रेस्ट पर है, तो आपने फोर्स लगाया, उसको रेस्ट में कर सकते हो। डोर को पुश करके खोलना भी एग्जाम्पल है। बकेट को रोप से पुल करना, बकेट को रोप से पुल करना भी एग्जाम्पल है। फुटबॉल को किक मारना, ड्रॉअर को खींचना, इन सब में फोर्स लग रहा है। सो फोर्स क्या कर सकता है, जब हम किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं या खींचते हैं, उसे फोर्स कहते हैं। सो यहां पर आपको पता चल गया होगा कि फोर्स क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। कोई चीज रेस्ट में है, मोशन में, तो मोशन में। जैसे कि कोई चीज स्टेट ऑफ रेस्ट बोलते हैं हम इनको। स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब होता है कोई काम नहीं कर रही है, जिस रेस्ट में, फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हो तो आप रेस्ट में हो, तो वो उसको भी बदल सकती है। रुकी हुई चीज को चला सकती है, स्टेट ऑफ मोशन बदल सकता है। चलती हुई चीज को रोक सकती है, स्पीड बदल सकती है, तेज या धीरे कर सकती है। डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है, जैसे रास्ता आप स्ट्रेट चल रहे हो तो आप बदल सकते हो, वो सिर्फ फोर्स से हो सकता है। शेप बदल सकता है, रबर बैंड को खींचे जाओ, खींचने पर उसकी क्या हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक फुटबॉल ग्राउंड पर पड़ी है, वो तब तक नहीं मूव करेगी, तब तक नहीं चलेगी जब तक कोई उसको किक ना करे। यानी मूवमेंट के लिए फोर्स जरूरी है।
तो हम क्या बोल सकते हैं, अब आपको आई होप आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। फोर्स इज अ पुश और पुल दैट कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर एक मूविंग बाइसिकल को ब्रेक लगाया जाए तो किस वजह से वो रुकती है, बताओ आप मुझे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूं, अगेन आई रिपीट इट, अगर एक मूविंग साइकिल है उसको मैंने ब्रेक लगाया तो वो किस वजह से रुकी? क्या वो ब्रेक की वजह से रुकी? वो रुकी किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। लेकिन फोर्स किस पर लगा? ब्रेक्स पर लगा। ओके, आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। यहां पर देख सकते हो किकिंग अ फुटबॉल, उसने किक किया है फुटबॉल को, नहीं तो वो रेस्ट में ही रहती। पुलिंग अ रोप, ओके, बात की जाए, देखो अब इससे क्या पूरा हम बोल सकते हैं कंक्लूजन निकल कर आया है कि कोई चीज रेस्ट पर है तो वो रेस्ट को चेंज कर सकता है, उसको मूव करा सकता है। जैसे कि स्टेशनरी फुटबॉल को किक मारना स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है उसे रोक सकता है। मूविंग बाइसिकल पर ब्रेक लगाकर स्पीड को चेंज कर सकता है, ऑब्जेक्ट को फास्ट या स्लो कर सकता है। साइकिल को पेडल मारना, स्पीड बढ़ाना। ओके, तो हमने फोर्स कहां पर लगाया? उस पेडल पर लगाया। डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, बैट से बॉल को हिट करने पर डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो हमने क्या किया? उस बैट से उस बॉल पर फोर्स लगाया। ऑब्जेक्ट को शेप भी बदल सकता है, जैसे मैंने बताया था रबर बैंड को खींचना, एक क्ले को दबाना, दबाकर भी क्या कर सकते हैं? क्ले को कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। हर मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसकी मोशन को चेंज करने के लिए फोर्स जरूरी होता है। आप फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूं, आप सोचिए यदि कोई चीज मोशन में है और उस पर फोर्स ना लगे तो क्या होगा? वो चीज मोशन में ही रहेगी क्योंकि उस पर फोर्स नहीं लग रहा हमेशा के लिए। फॉर इन्फिनिटी टाइम के लिए किस में चली जाएगी? मोशन में ही। और कोई चीज रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी फॉर इन्फिनिटी टाइम, जब तक उस पर फोर्स ना लगे। तो फोर्स क्या है? फोर्स चेंज इन मोशन। यदि कोई फोर्स नहीं होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। फोर्स को हम देख नहीं सकते लेकिन उसका इफेक्ट हर जगह देख सकते हैं, इसीलिए फोर्स फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। ये भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फोर्स एक्ट्स ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट। मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। मैम हमारे समझ में नहीं आया, एग्जांपल से समझा दीजिए। ओके, पुशिंग का स्विंग, आप झूला पर बैठे हो और आपने उसको पुश किया तो वो मूव करने, वो झूलने लगेगा। ओके, तो उसको बोलते हैं कि झूला को मूव किया है हमने, अपने आप को मूव नहीं किया, अपने आप को पुश नहीं किया, हमने झूला को पुश किया है। हमने झूला को पुश किया है, उस झूला की वजह से हम मोशन में आए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। फोर्स एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट। आपने उस झूले पर फोर्स लगाया, ओके, लेकिन मोशन में तो आप भी आ गए, आप झूले के साथ आप भी मूव कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो। दैट मीन्स पुलिंग अ वैगन। थर्ड, प्रेसिंग अ बटन। कैसे? आपने बटन को प्रेस किया लेकिन आपका उसका इफेक्ट फोर्स किस पर पड़ा? फिंगर पर पड़ा, तो प्रेसिंग अ बटन। आई होप कोई भी चीज कांटेक्ट में है उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। एक की वजह से दूसरे पर कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है। मैंने क्या किया? इस हैंड से इस हैंड पर फोर्स लगा रही हूं, तो फोर्स लगा रही हूं मैं, तो क्या हो रहा है? इस पे फोर्स, इस पे ये जो ये वाला हैंड है वो इस पर फोर्स लगा रहा है, तभी तो ये वाला हैंड मूव कर रहा है। दैट मीन्स जब कोई चीज कांटेक्ट में होती है और उससे किसी चीज पर इंपैक्ट पड़ता है उसी को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। ओके, अब हम चलते हैं मस्कुलर फोर्स क्या होता है। मस्कुलर फोर्स में हमारी जो बॉडी बनी है, क्या उसकी बात कर रहे हो आप? चलिए देखते हैं। कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपकी बॉडी से ही रिलेट करता है। मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी। आप कोई बुक कैरी करना चाहते हो, ओके, एक बुक, दो बुक, तीन बुक, लेकिन जब आप बहुत सारी बुक करते हो तो ज्यादा फोर्स लगाते हो अपनी बॉडी से, जब भी तो आप उसको क्या कर पाओगे? कैरी कर पाओगे। उसी को बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। आप उस बुक को कैरी करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं भगवत गीता लेती हूं और मुझे इसको क्या है, इसको मुझे कैरी करने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है, और जो फोर्स लग रहा है ना वो मेरी बॉडी के थ्रू लग रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी। इस बुक की वजह से मेरी बॉडी पर मेरी बॉडी कुछ फोर्स लगा रही है, उसी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। क्योंकि आप देख सकते हो यदि ये बुक कॉन्टैक्ट में नहीं होती तो मैं इसका कोई चेंजमेंट नहीं कर पाती, लेकिन ये कॉन्टैक्ट में है और मैं अपने हाथों से इधर उधर ऐसे कर रही हूं, तो क्या हुआ? ये हमारी मसल स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रहा है कि हम कितना कैसा वजन उठा सकते हैं। ओके, नीड फिजिकल कॉन्टेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और चीज लेती हूं, ये मेरे पास एक बुक और है, ओके, ये बुक और है मेरे पास एक, यदि मैं इसको उठाऊं और इसको उठाऊं, मैं इन दोनों बुकों को उठाती हूं तो फोर्स किसमें ज्यादा लग रहा है? इस वाली बुक को उठाने में। ओके, तो ये हमारी मसल्स पर डिपेंड करता है, इसको कम लग रहा है, तो इसी को बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। जो हमारी मसल्स, हमारी जो बॉडी है उस
के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, उसके द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे मैंने आपको बताया था मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स ये कैसे होते हैं? ये होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसकी जो विशेषता है ये मसल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। इसको पुश और पुल कर सकते हैं। आप देखा था अभी हमने जो बुक ली थी, उसको हम पुश भी कर सकते हैं, धक्का भी लगा सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं। और कैन नॉट एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। यदि कुछ दूरी पर है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो एनिमल्स ऑल्सो यूज मस्कुलर फोर्स। जब वो काट, जो हॉर्स होता है, जब वो काट को पुल करते हैं तो वो अपनी मस्कुलर फोर्स ही लगाते हैं। आई होप अब आपको समझ में आया होगा मस्कुलर फोर्स क्या होता है। जब आप काट को देखो, कोई हॉर्स उसको पुल कर रहा हो तो सोचना कि उस पर मस्कुलर फोर्स लग रहा है। आई होप मस्कुलर फोर्स समझ में आया होगा। वॉकिंग में भी मस्कुलर फोर्स चाहिए और लिफ्टिंग वेट में भी मस्कुलर फोर्स चाहिए। ओके, कैरिंग बुक्स में भी बहुत सारी चीजों में जब आप उठाते हो, जब आप चलते हो, दौड़ते हो, तो वो आपकी मस्कुलर फोर्स पर डिपेंड करता है। तो मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी। इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके लिए हमको फिजिकल कॉन्टैक्ट नीड्स होती है। डिपेंड्स ऑन मसल स्ट्रेंथ, कैन पुश और पुल ऑब्जेक्ट्स, कैन नॉट एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। ओके, एनिमल्स ऑल्सो यूज मस्कुलर फोर्स। एग्जाम्पल हॉर्स पुलिंग अ कार्ट। नेक्स्ट चलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शन करने के लिए हमको कांटेक्ट में जाना जरूरी है। यदि है इस पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग सकता, ना इस पर लग सकता। यदि है हम इसको कांटेक्ट में ले आए तो इस पर क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है। फ्रिक्शन क्या है? जब ये हैंड मेरा आगे मूव कर रहा है, इसको मूव नहीं करा रही हूं, इसको मूव करा रही हूं, तो ये हैंड मेरे इस हैंड को फ्रिक्शन दे रहा है। इसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फॉर एग्जांपल, यदि कोई कार सड़क पर जा रही है तो वो कार अर्थ पर फ्रिक्शनल फोर्स, उस रोड पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, और जो आपका, जैसे ये कार है, ये मूव कर रही है, ये रोड है आपका, इस पर मूव कर रही है, तो क्या कर रही है? वो उस मोशन को और जो नीचे है उसको अपोज करेगी। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू मोशन। ये क्या होता है? फॉर एग्जांपल, ये हैंड इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। अब यहां पर भी देख सकते हो वो क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, तो फ्रिक्शन है इसके पीछे लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, आगे मूव कर रहा है। तो ये कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपोज करेगा उसको। ये दौड़ रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगा रहा है? वो पीछे की तरफ लगा रहा है। ओके, फ्रिक्शन लग रहा है। ओके, रफ सरफेस की वजह से फ्रिक्शन होता है। जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज की भी वजह से। ओके, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ये सिर्फ फोर्स के ही टाइप नहीं होते हैं, फ्रिक्शंस के भी टाइप होते हैं, जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, When object is at rest। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट स्लाइड्स कर रहा हो। आप यहां पर भी देख सकते हो, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहां पर फ्रिक्शन लग रहा है नीचे और इसमें कोई मोशन नहीं है, फोर्स यहां पर लग रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यहीं पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करूं मैं तो फोर्स कैसा लग रहा है? यहां पर ये स्लाइड करेगा, इधर की साइड ये स्लाइड करेगा, तो मोशन जो फ्रिक्शन है उसके अपोजिट में लगेगा, फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स के हमेशा अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई बॉल रोल कर आती है, ओके, तो फोर्स इधर लग रहा है। फॉर एग्जांपल, बॉल इधर जा रही है, ये बॉल है, बॉल इधर जा रही है, तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट लगेगा। ओके, रोलिंग मोशन इधर गया, फोर्स भी इधर लगा, रोलिंग मोशन भी इधर हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन इधर लगेगा। इसी को बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन समझ में आ गया होगा। एग्जांपल्स, ब्रेक स्टॉपिंग अ व्हीकल, तो फ्रिक्शन की वजह से होता है। वॉकिंग, फ्रिक्शन हेल्प अस वॉक। यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो हम नहीं चल पाते। ओके, जब आप चल रहे हो, फॉर एग्जांपल यहां पर चल रहे हो, तो आप फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा रहे हो, मोशन आगे की तरफ कर रहे हो। अब बॉल स्लोइंग डाउन, इनको भी हम और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आई होप वैसे आपको ये क्लियर हुआ होगा। एडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन के? देखो, जैसे आपको सब पता है, कार चलाने में, व्हीकल्स को स्टॉप करने में, लिखने में, वॉक करने में, हर चीज में ये हेल्प करता है। हेल्प इन वॉकिंग, हेल्प्स इन राइटिंग, हेल्प व्हीकल्स टू स्टॉप। ओके, रेड लाइट दिखी, आपको व्हीकल स्टॉप करना है, तो क्या करोगे? फ्रिक्शन की वजह से वो स्टॉप होगा। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है, वियर एंड टियर। यदि कोई चीज ऐसे कंटिन्यू मोशन में रही तो जो टायर फटते हैं, आपने कार्स में टायर फटते देखा होगा, और आप अपने हैंड्स को ऐसे करिए फिजिकली, अभी के अभी आप देख सकते हो एग्जांपल कर फिजिकली भी, तो आप क्या हीट प्रोड्यूस होगी। हीट क्यों प्रोड्यूस हो रही है? दो चीजों, दोनों हाथ मोशन में है, और दोनों की वजह से क्या होगा? जब मोशन में होते हैं दोनों चीजें तो हीट प्रोड्यूस होती है। एग्जांपल, जब कार मोशन में है, तेज मोशन में है, सड़क रोड आपकी क्या है? हीट है, और उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, तो वो क्या कर देती है? टायर को फाड़ देती है। तो वियर और टियर भी बोल सकते हैं। और मशीन्स की एफिशिएंसी को भी कम कर सकती है। आपकी शूज है, आप रोड जो है आप दौड़ गए, जो ट्रैक है दौड़ने के लिए वो बहुत गर्म है, और आप कंटिन्यू दौड़े जा रहे हो और आपका शूज फट जाता है, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इस फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है? ऑयल, ग्रीस, इन सब का यूज करके, बॉल बेयरिंग यूज कर और सरफेस को स्मूथ बना करके।
फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं। मैंने कैसे बोला, जितना ज्यादा सरफेस रफ रहेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन बनेगा। ऐसे ही सरफेस को और रफ करके और खुरदुरा कर फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। यूज ट्रेड्स इन शूज एंड टायर्स, तो फ्रिक्शन बढ़ सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। जो मसल्स के द्वारा अप्लाई किया जा रहा है उसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। ऑब्जेक्ट्स मूव कर सकता है और स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के अपोज में लगता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये कार है और ये इधर जा रही है, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, मोशन इधर हो रहा है, फ्रिक्शन इधर लगेगा। स्लो ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन की वजह से ही ऑब्जेक्ट शुरू होते हैं। जब हम ब्रेक लगाते हैं कार में, वो फ्रिक्शन की वजह से ही होता है और डिपेंड करता है सरफेस पर कितना रफ है कितना स्मूथ है। और आपको पता चल गया स्मूथ करने के लिए भी क्या कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा फोर्स क्या होता है। फोर्स के टाइप्स हम बात करें जिसमें हमने कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस पर। मैम इस पर कैसे फोर्स लग सकता है, कैसे लगता है वो मैं बताती हूं। आप डॉक्टर के पास गए, आपको फीवर है और कोविड का टाइम था, ओके, तो डॉक्टर दूर से ही क्या करते थे, आपका फीवर चेक कर लेते थे। वो क्या था, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स था। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस आर फोर्सेस दैट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। बिना टच किए आपकी बीमारी को पता लगा लेना, आपकी डिसीज को पता लगा लेना। ऑब्जेक्ट्स कैन अफेक्ट ईच अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस, कि कोई ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट की वजह से ये और इस ऑब्जेक्ट की वजह से ये डिस्टर्ब हो रहा है, बेशक डिस्टेंस में है लेकिन डिस्टर्ब हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कैसे। टाइप्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, आपने कोई बॉल ऊपर से अपनी छत से गिराई, रूफ से आपने बॉल गिराई, वो नीचे की तरफ क्यों आ रही है, वो ऊपर ही क्यों नहीं जा रही, वो ऊपर ही क्यों नहीं रुकती, वो ऊपर क्यों नहीं जाती, वो नीचे की तरफ क्यों आती है, बताओ। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स उसके कांटेक्ट में है, नहीं ना। तो फर्स्ट थिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस, दो मासेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑलवेज अट्रैक्ट करेगा, एक्ट बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट, डिपेंड्स ऑन मास एंड डिस्टेंस। एग्जांपल, एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, वो ऊपर नहीं गया यार, वो नीचे आया क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, क्यों वो जो प्लैनेट्स है वो एक ही पाथ पर क्यों मूव कर रहे हैं यार, क्यों कर रहे हैं, वो भी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं, बताओ। क्योंकि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उनको पकड़े हुए है। इसको हम ज्योग्राफी में और डिटेल में समझेंगे। याद रखना, जब मैं इसको पढ़ाऊं ज्योग्राफी में, आपको प्लैनेट्स बताऊं रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो मुझे थोड़ा सा हिंट दे देना, कमेंट कर देना। अब आते हैं सेकंड टाइप पर, मैग्नेटिक फोर्स को। इसको भी हम समझ लेते हैं डिटेल में। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जब मैग्नेटिक मटेरियल्स पर मैग्नेट के द्वारा फोर्स लगता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोल गई मैम, कुछ डिटेल में बताओ तभी समझ में आएगा। देखिए, आपके पास चुंबक है, सब जानते होंगे, जिसको मैग्नेट बोलते हैं। उसके एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। जब हम सपोज ये टू मैग्नेट्स हैं, इसका ये क्या हुआ, साउथ पोल, ये हो गई नॉर्थ पोल। जब मैं साउथ नॉर्थ को, ये कौन सा था साउथ, ये कौन सा था नॉर्थ, अब मैं साउथ नॉर्थ को, फॉर एग्जांपल साउथ नॉर्थ को क्या लाती हूं, साथ लाती हूं, तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट। ऐसे ही यदि मैं नॉर्थ साउथ को साथ लाती हूं तो ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दूर भेजते हैं। कैन अट्रैक्ट और रिपेल, ये अट्रैक्ट भी कर सकते हैं मैग्नेट फोर्स और रिपेल भी कर सकते हैं। समझ में आया। तो नॉर्थ रिपेल करेंगे, साउथ रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये रिपेल भी कर सकते हैं और अट्रैक्ट। अब आपको क्या याद रखना है कि जो ये फोर्स है वो किस किस पर अप्लाई होगा, आयरन पर, कोबाल्ट पर और निकल पर। ओके, इन मटेरियल्स के, जो भी इन मटेरियल्स की तरह है जिसमें कुछ ना कुछ आयरन वाला पार्ट होता है, निकल वाला पार्ट होता है और कोबाल्ट वाला पार्ट होता है, उन मटेरियल्स पर ये फोर्स एक्ट करेगा। जैसे कि मैग्नेट अट्रैक्टिंग आयरन नेल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। लाइक और अनलाइक का मतलब है, लाइक जब दोनों सेम पोल हो, अनलाइक का मतलब होता है दोनों अलग पोल हो। तो क्या बोल सकते हैं हम, मैग्नेटिक फोर्स वह फोर्स है जो मैग्नेट, चुंबक, किसी दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट पर लगाया जाता है, उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हो, इमेज में बहुत अच्छे से समझ में आ रखा है। ये ब्लू वाला है, जो देखो ये वाली जो मैग्नेट है इसने हैंड में कवर की हुई है, ये आयरन का पाउडर है। ये क्या है, आयरन के क्रिस्टल, स्मॉल क्रिस्टल पाउडर्स हैं। अब वो इस मैग्नेट को इसके पास लाता है। अब इस आयरन के पास ये नॉर्थ पोल लगा लो, ये नॉर्थ पोल लगा लो और ये साउथ पोल लगा लो। ओके, ये बात। अब क्या होता है, जो इस आयरन के पास नॉर्थ वाले हैं, जो इनके पास नॉर्थ एंड वाला चार्ज बोल सकते हैं। सपोज आप और इसको चेंज कर सकते हो, ये पॉजिटिव ले सकते हो और ये नेगेटिव ले सकते हो। ओके, अब क्या होगा, जो इस आयरन के पास
नेगेटिव वाले चार्जेस हैं वो इसके पास रिपेल होंगे, किसके पास, इस पॉजिटिव वाले के पास, और नेगेटिव वाले इस पॉजिटिव वाले के पास, पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले के पास रिपेल होंगे। तो जो फॉर एग्जांपल आप ये समझ सकते हो कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ओके, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब ये आयरन के क्रिस्टल्स है। अब यदि इसके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस हैं तो पॉजिटिव वाला कहां अट्रैक्ट करेगा, बताओ, इधर करेगा, और नेगेटिव वाला किधर करेगा, इधर करेगा। इसलिए यहां पर जो ये ब्लैक ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये आयरन का पाउडर ही है, क्रिस्टल्स ही हैं। यहां पर भी आप देख सकते हो, ऐसे यहां पर ये हो रहा है। ओके, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं डिटेल में। जैसे कि फ्रीज मैग्नेट जो फ्रीज पर चिपकता है, आपने देखा होगा, और आपके घर में भी ये गोल्ड का भी आता है, इसमें आप टावर का भी ले सकते हो, है ना, इसमें आप क्रूज का भी ले सकते हो। बहुत ज्यादा इसके एक टाइप के टैटूज आते हैं जिसमें मैग्नेट होता है, और वो आप फ्रीज पर भी चिपका सकते हो। तो इनको क्या बोला जाता है, फ्रीज मैग्नेट जो होता है वो फ्रीज पर चिपकता है। और जो कंपास निडल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डायरेक्शन दिखाती है। ये मैग्नेट फील्ड क्या है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, तो कंपास क्या है, निडल के अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं उनकी वजह से डायरेक्शन दिखाती है। एक बार मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपकी अर्थ है, यहां पर आपका नॉर्थ पोल है और यहां पर आपका साउथ पोल आता है। ओके, ये साउथ पोल हो गया और ये आपका नॉर्थ पोल हो गया। अब क्या करता है, ये वाली जो वो है मैग्नेटिक फील्ड वो ऐसे मूव करती है, और ये वाली कैसे मूव करती है, ऐसे मूव करती हैं। तो ये पूरा चक्कर लगाती है इस टाइप से, ऐसे ये मूव करती है, इस टाइप से ये चक्कर लगाती है। इन्हीं को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। अभी और डिटेल में समझेंगे हम, अभी इन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपका टॉपिक आएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसको भी मैं डिटेल में कराऊंगी। ओके, अभी मैंने सिर्फ क्या बताया कि मैग्नेट जो अर्थ है उसमें नॉर्थ पोल कहां है, साउथ पोल कहां है, और वहां से आपके मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होते हैं। ओके, सेकंड बात करें हम, थर्ड की बात करते हैं, तो है आपका ये वाली जो जेसीबी होती है वो क्या करती है, मैग्नेट को खींचती है, कोई मटेरियल को ऊपर की तरफ खींचती है। क्यों खींचती है, क्योंकि इसमें ना दांत होते हैं, हैंडल्स होते हैं ये वाले, उसमें एक आयरन मैग्नेट होती है जिसकी वजह से उसमें वो चिपक जाते हैं और ये काम करती है। ओके, जब एक मैग्नेट किसी आयरन या दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ खींचता या दूर ढकेलता है, इसे मैग्नेट फोर्स कहते हैं। मैग्नेट फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रोड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट। तो मैग्नेट फोर्स के लिए किस चीज की जरूरत है, मैग्नेट फोर्स के लिए हमको मैग्नेट की जरूरत है, तभी हम इसको मैग्नेटिक से कर सकते हैं। ओके, आयरन नेल हो गया, सेफ्टी पिन, पेपर पिन, ये सारा कुछ हो गया है आपका। अच्छा, ये मैग्नेट फील्ड होता क्या है, मैग्नेट फील्ड क्या होता है मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ। ये फॉर एग्जांपल अर्थ है, जो ये वाला पोर्शन है ये नॉर्थ का होता है और ये साउथ होता है इसमें। ओके, नीचे वाला साउथ हो गया आपका और ऊपर वाला क्या हो गया, नॉर्थ। अब मैग्नेट फील्ड क्या होती है, किसी को पता है, पता है तो कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए जिसको पता है मैग्नेट फील्ड क्या होती है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, इसको हम डिटेल में समझेंगे। वैसे मैग्नेट जो होता है आपके पास, मैग्नेट के जो आसपास जो एरिया होता है जहां उसका फोर्स काम करता है, ये क्या है, मैग्नेट है। इसके आसपास भी क्या होगा, मैग्नेट फोर्स काम करेगा, इसी एरिया को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे फैन, आपके घर में सबके घर में फैन होगा, फैन की हवा दिखती तो है नहीं लेकिन फील होती है, वैसे ही जो मैग्नेट फील्ड होती है ना वो दिखती नहीं है लेकिन काम करती है। फ्रीज मैग्नेट मैंने आपको बता दिया, कंपास मैंने आपको बता दिया है, स्क्रैप क्रेन, इसको क्या बोला जाता है, स्क्रैप क्रेन। ये बेल्ट जो क्रेन होती है, ये जंकयार्ड में बड़े बड़े आयरन के टुकड़े मैग्नेट से उठाते हैं, क्योंकि इनके जो ये बेड है इसमें क्या होता है, मैग्नेट होता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेट फोर्स इज द फोर्स बाय विच अ मैग्नेट अट्रैक्ट और रिपेल अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेट का किसी चीज को अपनी तरफ खींचना या ढकेलना मैग्नेट फोर्स कहलाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर और आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर। ये क्या होता है, ये फोर्स दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच लगता है। ये चार्ज ऑब्जेक्ट क्या होते हैं मैम, ये अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं और ये डिस्टेंस से भी वर्क कर सकते हैं। आपने कुछ ये मैग्नेट की तरह है, कुछ ये जो मैग्नेट फोर्स था उसकी तरह है, लेकिन फिर भी देखते आप अपने घर डेली अपने हेयर को कॉम्ब करते होंगे। ओके, जब आप कॉम्ब करते हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके हेयर में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स कॉम्ब के पास चले जाते हैं। कॉम्ब के पास ऑलरेडी नेगेटिव है, तो जब आप कि उस कॉम्ब को किसी पेपर के पास लेके जाओगे, पेपर्स के टुकड़ों के पास लेके जाओगे, तो वो क्या करेंगे, उस कॉम्ब से क्या करेंगे, अट्रैक्ट होते दिखेंगे आपको। ओके, तो फोर्स बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट, ये अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपल्स भी हो सकते हैं, और ये वर्क ओवर अ डिस्टेंस। कैसे कि इसने
इस कॉम्ब से फॉर एग्जांपल आपने अपने हेयर को कॉम्ब किया, अब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज कॉम्ब बन गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे हेयर के वो कॉम्ब के पास चले गए और टिनी पीसेस ऑफ पेपर के पास जब मैं उनको थोड़ी सी दूरी पर लेके गई तो वो उससे क्या होने लगे, अट्रैक्ट होने लगे। इसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। चार्ज्ड कॉम्ब अट्रैक्टिंग पेपर पीस। बलून स्टिकिंग टू वॉल, ये कैसे होता है इसको भी आप समझ लेते हैं डिटेल में। देखिए आप, जब हम बलून को बालों, हेयर या वुलन क्लॉथ पर रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, जिसे हिंदी में स्थिर वैद्युत बल भी कहा जाता है। क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब हम बलून को, आप अपने नॉर्मली घर में भी देख सकते हो, जब आप बलून को बालों के पास या वुलन क्लॉथ पर रब करोगे तो उसमें एक फोर्स जनरेट होगा जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, कैसे, हमने रगड़ने से जो हमारे हेयर था या आपका वुलन क्लॉथ, आप किसी में भी ये फिजिकल भी कर सकते हो, उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, जो बलून है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है, बलून नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जैसे कॉम्ब के केस में मैंने बताया, उसने हेयर, आपने हेयर को कॉम्ब किया, हेयर से कॉम्ब के पास नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन चला गया, अब वो जो पेपर था वो पॉजिटिव था, उसके पास लेके गए, तो नेगेटिव और जो पॉजिटिव है वो क्या करता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है। ऐसे ही जो बलून है, अब उसने बालों से लगा लो, हेयर से लगा लो या वुलन क्लॉथ से लगा लो, उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। अब बलून क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। ध्यान से सुनना, अब बलून क्या है, नेगेटिव चार्ज हो गया है। हेयर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अभी जैसे मैंने कॉम्ब के एग्जांपल में बताया, हेयर का इलेक्ट्रॉन लूज करता है, हेयर पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। अब जो हमारे जो हेयर है, इलेक्ट्रॉन्स को खो दिया, पॉजिटिव चार्ज हो गए। अब जो हमारी वॉल होती है, जो हमारी दीवारें होती है, ये जो आप पीछे भी देख सकते हो, ये वाली दीवारें, ये नॉर्मली न्यूट्रल होती हैं, लेकिन जब नेगेटिव चार्ज बलून इस वॉल के पास जाते हैं, इस वॉल के पास जाते हैं, तो क्या करता है, वॉल के पॉजिटिव चार्जेस उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ओके, अब किसकी वजह से क्रिएट हुए वो पॉजिटिव चार्जेस में, बलून की वजह से अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, वॉल के पास पॉजिटिव चार्जेस, बलून के पास नेगेटिव चार्जेस, इसलिए बलून वॉल से चिपक जाता है। बलून को रब करने से उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिकल आ जाती है और अपोजिट चार्जेस की वजह से वो वॉल से चिपक जाती है। आप इसको अपने घर करके देखना, आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है ना, वैसे ही चार्ज बलून वॉल को अट्रैक्ट करते हैं, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं। बलून स्टिक्स टू द वॉल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज्ड बलून एंड द न्यूट्रल वॉल। अब एक सिचुएशन और बनती है बलून के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपने बलून को रब नहीं किया किसी हेयर पर या किसी के बलून क्लॉथ पर, तो तब भी वो ऊपर की तरफ कुछ टाइम के लिए चिपक जाता है, रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, ये होता है फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। जब बलून ऊपर जाता है तो वॉल के पास फ्रिक्शन होता है, उस रूफ के पास फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन की वजह से, ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, किसकी वजह से? फ्रिक्शन, घर्षण की वजह से वो ऊपर की तरफ रह जाता है। अगर बलून हल्का है और वॉल से प्रेस किया गया है, बलून जो है, ये बलून है, ये फॉर एग्जांपल ये क्या है, रूप है, ये बलून है, ये ऊपर की तरफ गया। अब जो ये बॉल है इसे नीचे की तरफ धकेलेगी, बलून ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मैंने क्या बोला, जब इन दोनों में काम होगा, चाहे ऊपर नीचे का हो, तो क्या होगा? ये क्या है? फ्रिक्शन। ये क्या होगा? फ्रिक्शन। तो वॉल और बलून के बीच फ्रिक्शन फोर्स लगती है, यह फ्रिक्शन उसे नीचे गिरने से रोकती है। अगर पहले थोड़ा बहुत चार्ज बना हो, हल्की रबिंग, ट्राई एयर एक्सेट्रा, तो जो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी हेल्प कर सकती है। तो बिना रब किए बलून का वॉल पर टिकना मोस्टली फ्रिक्शन की वजह से होता है, और कभी कभी हल्का स्टैटिक चार्ज भी हेल्प करता है। अच्छा, आपको क्या याद रखना है? रब करके चिपकाना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और प्रेस करके कुछ देर तक टिकना फ्रिक्शन फोर्स। विदाउट रबिंग अ बलून मे स्टे ऑन द वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन एंड स्लाइट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अच्छा, एक होता है बलून जो सिर्फ आप उनको, एक बलून होते हैं सिंपल, आपने उसमें एयर भरी और वो ऊपर की तरफ क्या हो गए, टिक गए। ये वाले बलून है जो आप इमेज में देख पा रहे हो, ये वाले बलून, ये वही बलून है। ये क्यों जाते हैं? देखिए, अगर नॉर्मल एयर बलून है तो वे खुद ऊपर नहीं जाएंगे, यूजुअली नीचे अपने आप आ जाएंगे कुछ टाइम, जब तक उसमें हवा है, इट्स ओके। अगर ऊपर टिक रहा है तो वॉल सपोर्ट, फ्रिक्शन या स्टैटिक चार्ज हेल्प कर सकते हैं नॉर्मल बलून में। लेकिन इन वाले बलून में हीलियम गैस भरी जाती है, इनको बोलते हैं हीलियम बलून। तो वह जो नेचुरल ऊपर उठता है, क्योंकि हीलियम गैस, जो हीलियम बलून होते हैं वो नेचुरली ऊपर उठते हैं, क्योंकि हीलियम गैस जो नॉर्मल गैस होती है उनसे बहुत लाइटर होती है, इसलिए इनका जो अपथ्रस्ट, बोयंट फोर्स होता है वो उसे ऊपर की तरफ खींचता है। बोयंसी फोर्स जो होता है उन्हें ऊपर की तरफ खींचता है। ओके, तो हीलियम बलून ऊपर इसलिए रहते हैं क्योंकि हीलियम हवा से हल्का होता है,
इसलिए buoyant फोर्स उसे ऊपर उठाती है। अ बलून stays up mainly due to buoyant force if it filled with helium gas। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बलून खुद ऊपर उड़ता है तो वह यूजुअली हीलियम बलून होता है। हीलियम गैस हवा से हल्की होती है, इसलिए हवा उसे ऊपर की तरफ धकेलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोयंसी फोर्स या अपथ्रस्ट बोलते हैं। ये फोर्स उससे वेट से ज्यादा हो जाती है, इसलिए बलून ऊपर उठता है। तो बोयंसी फोर्स, जो बोयंसी फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, अपवार्ड फोर्स, जो ऊपर की तरफ लगता है। और जो वेट, जो डाउनवर्ड फोर्स जाता है उसको वेट बोलते हैं। तो हमेशा बोयंसी फोर्स ज्यादा होगा वेट से, तो बलून ऊपर जाएगा। कब जाएगा, जब आपका बोयंट फोर्स ज्यादा रहेगा वेट से। आपने देखो, आपने नॉर्मली देखा होगा बर्थडे पार्टीज में जो बलून छत के ऊपर टिके वो अक्सर हीलियम गैस की वजह से होते हैं। तो क्या बोल सकते हो आप, हीलियम बलून राइजेस upward because buoyant force acting on it is greater than its weight। Now I hope ये सारा कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताया, आप यहां पर देख सकते हो। पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, ये हम ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्ब वाला यहां पर आप क्या देख रहे हैं, जो लाइटनिंग वाला है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो, हम हर टॉपिक को पूरा डिटेल में करके तब हम आगे बढ़ेंगे। नो फिजिकल कॉन्टेक्ट रिक्वायर्ड। नॉन कॉन्टेक्ट में क्या है, किसी फिजिकल कॉन्टेक्ट की रिक्वायर्ड नहीं है। एक थ्रू स्पेस कर सकता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। एक्सपेक्ट ग्रेविटी अट्रैक्टिव। अब हमने यहां पर अपने ये तीन फोर्सेस को क्लियरली समझ लिया है। वो कौन कौन से हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब बात करते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स की। उसका नेचर देखते हैं तो वो क्या है, ओनली अट्रैक्टिव है। एग्जाम्पल, फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। मैग्नेटिक अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी, मैग्नेट एंड आयरन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी, चार्ज्ड कॉम्ब। मैंने इन सबके आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी करा दिए हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, और एग्जांपल्स आप खुद भी कर सकते हो। ओके, अब हम चले नेक्स्ट टॉपिक पर अपने क्लास 9 के टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ये सेकंड पार्ट है फोर्सेस के टाइप का, जिसे बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है। ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, कुछ इमेजेस से आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर ये इन्होंने रोप को खींचा है, ये भी इसके हैंड को खींच रहे हैं। क्या है ये, बताओ मुझे। देखो, बैलेंस्ड फोर्स का मतलब है दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है। ये जो ग्रीन शर्ट वाला है वो भी इक्वल न्यूटन से, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। अब आपको समझ में आ गई होगी, तो वो भी इक्वल फोर्स से अपनी तरफ पुल कर रहा है। और रेड जो टी शर्ट वाला है वो भी अपनी तरफ इक्वल, जितना ग्रीन वाला फोर्स लगा रहा है वो भी इक्वल न्यूटन फोर्स से अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो रोप पर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, बताइए मुझे, रोप पर क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? मुझे तो लगता नहीं है। अब लगता नहीं है तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है, क्योंकि जब दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है तो रोप का कुछ नहीं बिगड़ना। ओके, क्योंकि इन दोनों का फोर्स जब मिलेगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसमें कोई मूवमेंट, कोई मोशन या कोई रेस्ट कुछ नहीं होगा। यदि ऐसे ही हम अनबैलेंस्ड की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हो, ये वाला 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। येलो जो टी शर्ट वाला है 10 न्यूटन लगा रहा है। वहीं पर ये पर्पल वाली जो लड़की है वो 6 न्यूटन लगा रहा है स्काई ब्लू वाले में। फॉर एग्जाम्पल, अब आप देख रहे हो तो किसी का नाम इसमें मीना होगा, किसी का नाम इसमें रोहन होगा और किसी का होगा श्याम। अब हम चलते हैं ऐसे ही। फॉर एग्जाम्पल, येलो वाले का नाम है श्याम, तो यहां पर इसको ऐसे लिख देते हैं। इसका नाम हम रोहन ले लेते हैं और इसका नाम हम ले लेते हैं एलिना। क्या ले लेते हैं, एलिना। ओके, अब जो एलिना है वो इसमें अपने फ्रेंड में 6 न्यूटन से फोर्स लगा रही है कि ये मेरी तरफ आएगा, ये मेरा फ्रेंड है। वहीं पर सोहन जो है, नहीं ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरी तरफ आएगा। रोहन फंस गया बीच में। लेकिन वो किसकी तरफ जाएगा, यदि हम रियलिटी में देखें तो किसकी तरफ वो खींचेगा, सोहन की तरफ, क्योंकि उसकी तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है। यदि 6 यूनिट लगाता तो बीच में जो रोहन है उसका कुछ नहीं हो पाता, लेकिन यहीं पर 4 यूनिट ज्यादा फोर्स लगा रहा है सोहन, श्याम। तो श्याम की तरफ रोहन जाएगा और बोल देगा एलिना से बाय बाय टाटा, मैं आपको नहीं जानता, मैं श्याम को जानता हूं, मैं श्याम के पास जा रहा हूं। ओके, ये होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। गॉट इट? बट मैं इसको भी पूरे डिटेल में कर चलेंगे हम, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब आप इस इमेज से क्लियर कर सकते हो, इधर 300 न्यूटन है, इधर भी 300 न्यूटन से आपस में क्या करने हैं, फोर्स लगा रहे, तो वो बैलेंस फोर्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो बनेगा वो क्या बनेगा, 0। और इधर 200 न्यूटन, इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो ये जो बंदा है ना, ये इधर रहेगा ही नहीं, ये इसको खींच लेंगे और ये इधर चला जाएगा। इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। चलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स जब 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस एक्ट होते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, तो और वो
आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, जैसे मैं अभी एग्जांपल से आपको समझाते आई हूं। तो व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड कैंसिल ईच अदर, द नेट फोर्स बिकम्स जीरो। तो रिजल्ट क्या हुआ? नो चेंज इन स्टेट of motion, no change in state of rest, no change in state of motion and rest। तो इसके जो की पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स होता है जीरो, ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा जब कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी का क्यों आया? क्योंकि फोर्स क्या है? जीरो है। यदि हम उसको धक्का भी लगा रहे हैं, पुश भी कर रहे हैं, तो फोर्स कितना है? जीरो है। इसलिए क्या हुआ? कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई मूव कर रहा है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हमेशा जीरो रहेगा। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एग्जांपल, कोई बुक टेबल पर रखी हुई है, टग ऑफ वॉर विद इक्वल फोर्सेस ऑफ बोथ साइड। आपने ये देखा होगा, ये क्या करने हैं? इसी को आपस में खींचने हैं। ये इसी का एग्जांपल। एक लड़का पुश कर रहा है बॉल को। अब इन एग्जांपल को ऐसे तो नहीं समझा जाएगा, इनको भी हम डिटेल में समझकर आगे चलेंगे। देखिए, ये लड़का वॉल को, ये जो आप ब्लैक वाली देख रहे हो ना, ये क्या हुई? वॉल हुई। ये लड़का इसको पूरी अपनी जितनी भी मेहनत है ना उससे पुश कर रहा है। तो एक्शन जो है, योर बॉडी अप्लाइज फोर्स टू वॉल। आपकी बॉडी ने वॉल पर फोर्स लगाया। रिएक्शन क्या हुआ? वॉल अप्लाइज एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बैक। ये क्या हुआ? में जब आपने धक्का लगाया, वॉल को पुश किया, क्या वॉल पुश हो जाएगी? मुझे ये बता दो। नहीं हो सकती। इट कांट बी पॉसिबल, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? वॉल के पास बहुत ज्यादा फोर्स है। वॉल के पास आपकी बॉडी से, आपके वेट से, आपके पास जितना फोर्स है उससे बहुत ज्यादा फोर्स है। तो जो वॉल है उसने फोर्स लगाया। ये आप हो, ये वॉल है, ये आप हो, ये वॉल है। इस वॉल ने, आप इस पर फोर्स लगाए जा रहे हो। इस वॉल ने फोर्स तो लगाया, जितना आपका था वो क्या हो गया? जीरो। और जितना ज्यादा फोर्स था वॉल के पास, वो अपने स्टैंड पर खड़ी रही। दैट मींस यहां पर हम बोल सकते हैं वॉल क्या है? जिद्दी है, स्टबर्न है, कि मैं अपनी जगह से नहीं हटूंगी। क्यों नहीं हटूंगी? अरे जा, आपके पास तो फोर्स ही नहीं है जितना मेरे पास फोर्स है। मैं आपके फोर्स को जीरो कर उसी स्थान पर, उसी प्लेस पर खड़ी रहूंगी। तो नेट फोर्स इज जीरो, द वॉल स्टेज एट रेस्ट। इसलिए क्योंकि वॉल जिद्दी, आपकी गलती नहीं है। आप तो पीछे धकेल सकते हो उसको, लेकिन वॉल की गलती है, वो जिद्दी बहुत है, क्योंकि उसके पास फोर्स बहुत है। वो आपके फोर्स को जीरो कर रही है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस वॉल के पास सिर्फ 50 न्यूटन ही है। कितना है? 200 न्यूटन है। 200 न्यूटन। 50 आप में इसने वेस्ट कर दिया कि आप 50 न्यूटन से उसको पुश कर रहे थे, उसके पास अब 150 बचा। तो भैया ईगो तो आना ही है, उसके पास ज्यादा फोर्स है, तो वो क्या करी? वो टिकी रही, खड़ी रही, मैं नहीं हटना, बस। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट। लगा ले कितना धक्का, बॉल नहीं हिलने वाली। बैलेंस्ड फोर्स अब समझ में आया। देखो, ये जो ब्लैक हैंड है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इक्वल लग रहा है। बॉक्स को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लगाते रहो आप फोर्स, मैं तो नहीं हिलने वाला, क्योंकि आप दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हो। जिसमें ज्यादा ताकत है वो ज्यादा फोर्स लगाओ। तो जब फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स ही जीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। जब कोई चीज मूव नहीं करेगी तो उसको एक्सेलरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, आई होप ये आप इमेजेस देख लेना। जैसे ये तो नहीं आप एग्जाम में बना पाओगे, लेकिन ये तो आप बना सकते हो। तो ये इमेज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डाली हुई है। ओके, कैसे? ये नॉर्मल फोर्स हो गया, ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है। अब जो बीच वाली लाइन है, दैट मींस बैलेंस फोर्स की लाइन है यहां पर। तो इन टग ऑफ वॉर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, टग ऑफ वॉर में क्या हो रहा है? बैलेंस फोर्स अकर, क्योंकि दोनों के पास, दो टीम है, एक के पास 3 है, एक के पास 3 है, और दोनों के पास सेम ताकत है। इसके पास 300 न्यूटन वेट है, 300 न्यूटन वेट इसके पास, 300 न्यूटन वेट इसके पास। अब दोनों लग रहे हैं अपने में, खींच रहे। उनको पता नहीं है कि दोनों के पास सेम वेट है, सेम न्यूटन है, फोर्स है, वो हिलेगा नहीं, खेले जाओ शाम तक। ओके, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये पढ़ लेना, यही जो मैंने आपको समझाया वही लिखा हुआ। इन टग ऑफ वॉर बैलेंस फोर्स अकर्स व्हेन बोथ टीम्स पुल विद इक्वल स्ट्रेंथ इन अपोजिट directions, resulting in a net force of zero. Because the force cancel each other out, the rope remains stationary and neither team moves, illustrating that balanced force cause no change in an object's state of motion. चलें अब आगे, नेक्स्ट। बैलेंस्ड फोर्स, एक बुक, ये बहुत एग्जांपल आता है। एक बुक टेबल पर रखी है, लेकिन वो नीचे क्यों नहीं गिर रही? क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स है। टेबल के पास ज्यादा फोर्स है बुक से, तो जितना टेबल है, जितना बुक का फोर्स नीचे लग रहा, उतना ही टेबल ऊपर लगा रही है। चुप बैठी है ऊपर, मेरे ऊपर टेबल पर, बुक से बोल रही है टेबल जो है वो बुक से बोल रही है कि चुप बैठी रहो, मेरे एक तो मेरे ऊपर बैठे, ऊपर से नीचे फोर्स लगा रही हो, ले मैं भी इक्वल फोर्स लगाऊंगी। तो बुक लाइंग ऑन अ टेबल, नॉर्मल फोर्स, वेट ऑफ द बुक। तो ग्रेविटी पुल्स द बुक डाउन विद फोर्स, लेकिन टेबल पुशेस द बुक अप विद एन इक्वल फोर्स। अब आप इसमें भी लगा सकते हो, इक्वल वेट है दोनों में। ओके, ये बैलेंस्ड है। क्या बोलते हैं भैया, 5 किलो चीनी दे दो, वो 5 किलो का वेट रखेगा, इधर 5 किलो चीनी। जब दोनों इक्वल आ जाएंगे तब आपको चीनी दे देगा, वेट ले लेगा। ऐसा कब होता है? जब बैलेंस्ड फोर्स होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स, ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें कैंसिल आउट नहीं होता।
इसमें जीरो फोर्स नहीं बनता। कैसे नहीं बनता वो हम समझते हैं। व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट कैंसिल आउट रिजल्टिंग, दैट मींस जो उसका नेट फोर्स होगा वो जीरो नहीं होगा। याद रखना, उसमें नेट फोर्स से जीरो था, इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। इसमें रेस्ट में है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, दैट मींस हम इसमें स्टेट को चेंज कर सकते हैं। मोशन से रेस्ट में, रेस्ट में मोशन से स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। मोशन टू स्टार्ट और स्टॉप दोनों कर सकते हैं। चेंज स्पीड कर सकते हैं, चेंज इन डायरेक्शन कर सकते हैं और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जांपल्स, किकिंग अ जो फुटबॉल है उसको किक कर कर, पुशिंग अ बॉक्स एंड इट स्टार्ट्स मूविंग, टग ऑफ वॉर वेयर वन टीम विंस। मैम ये टग ऑफ वॉर फिर आ गया। यस, अब क्या हुआ है, एक के पास 300 न्यूटन है, एक के पास 400 न्यूटन है। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? 400 न्यूटन वाला। 300 तक यहां से मैं जीत गया, आई एम द विनर। ओके, अब हम जिताते हैं इनको। देखिए अब क्या हो रहा है, अब जो ये गर्ल है बेचारी, इसके पास कम न्यूटन फोर्स है लेकिन इसके पास ज्यादा है, ये स्मार्टर है, इसके पास ज्यादा है। तो उसने क्या किया, लड़की को ऊपर की तरफ खींचा। ये झूला होता है, बीच में बैलेंस फोर्स होता है, इसके साइड में अब डिपेंड करेगा फोर्सेस पर। अब इसके पास ज्यादा फोर्स है, इसके पास कम है, तो वो ऊपर उछाल दी उसने। यहां पर भी आप देख सकते हो, देखिए जो ऊपर है वो किसका है। आपको ऐसा ना ऐसी इमेजेस बना के, ऐसी इमेजेस बना के क्या बोल सकते हैं, पता लगाइए कि इसमें अनबैलेंस फोर्स कौन सा है, बैलेंस फोर्स कौन सा है। लेकिन ये क्लास 6 के क्वेश्चन है। ओके, लेकिन यहां से क्लास 6 में आ सकते हैं, कोई क्लास 6 स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा होगा ना, तो वहां से ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं कि इसमें अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्स कौन से हैं। अब आप कमेंट में करके बताना कि इसमें अनबैलेंस्ड कौन सा है, बैलेंस्ड फोर्स कौन सा है। ओके, अब यहां पर आइए, इन दोनों के पास 500 न्यूटन वेट है तो पतले पतले से, लेकिन इनके पास फोर्स लाइक इन्होंने अच्छी अपनी बॉडी स्ट्रेंथ बनाई हुई है। इनके पास 450 न्यूटन है, तो ये चाहे तो इन दोनों को अपनी तरफ भी खींच सकते हैं। तो विनर कौन हुआ, 500 न्यूटन वाला। तो ये क्या हो गया, दोनों के पास अलग अलग फोर्स है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका अनबैलेंस्ड फोर्स। अब चलते हैं, ये हमारे क्लियर हो गया है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें क्या होता है, इवन इफ फोर्स आर एक्टिंग मोशन विल नॉट चेंज इफ दे आर बैलेंस्ड फोर्स। इंपॉर्टेंट याद रख लेना, यदि आप फोर्स भी एक्ट कर रहे हो लेकिन वो स्टेट चेंज नहीं कर रहा है तो वो बैलेंस्ड फोर्स होगा। लेकिन मोशन चेंजेस, रेस्ट चेंजेस, स्टेट चेंजेस ओनली व्हेन फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड। ओके, तब कर सकता है। जब भी आप कोई चीज चेंज कर रहे हो किसी चीज में तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से होगा। अब इसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, नेट बॉल क्या हो गया, जीरो हो गया। बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। इसमें नॉट जीरो, नो चेंज इन मोशन, इसमें चेंज इन मोशन हो गया। नो एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन प्रेजेंट। बुक ऑन टेबल, एग्जांपल मूविंग बॉल, और आप पीछे से ले सकते हो, आपने सब सारे एग्जांपल्स देख लिए हैं। ओके, अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे वेपन टॉपिक पर, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जितने भी लॉ ऑफ मोशन है, मैंने आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले बताया था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। इसको बोलते हैं क्लास का सबसे वेपन पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, देखिए इन स्लाइड्स पर हम जब जाएंगे जब आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होती। अब मैंने ये अनबैलेंस्ड फोर्स क्यों बोला, क्योंकि हमको चेंज करना है किसी चीज में, तो हमको मैंने बोला था यदि आप किसी चीज में कुछ चेंज करना चाहते हो तो वो सिर्फ अनबैलेंस्ड फोर्स से हो सकता है। जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी करंट स्टेट में ही रहता है, या तो रेस्ट में, दैट मींस चुप बैठा है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। और यदि मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो वो उसी में रहना पसंद करेगा। इसको ही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। और इस लॉ को कहीं ना कहीं इनर्शिया से भी रिलेट किया जाता है। मैं बोल सकती हूं कि ये जो इनर्शिया है वो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से 50% अलग है, 50% न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेट है। ना तो मैं इसको अलग ही कर सकती, ना मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के साथ इसको रख सकती हूं। क्यों? क्योंकि इनर्शिया जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, उसके लिए आपको पूरा लेक्चर वॉच करना है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आया, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, मोशन में है मोशन में पसंद रहना करेगा। इसको अर्थ से रिलेट नहीं करना, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज डिफरेंट थिंग। रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट जो हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था वो डिफरेंट है। इसको हम ये समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये पेन आपका रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा ऐसे, और मोशन के लिए मुझको इसको फोर्स लगाना पड़ेगा तब वो मोशन में जा सकता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस, कोई भी उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है। ओके, तो आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस, जब तक एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स।
यदि मैं इसका आपको सिंपल सा मीनिंग बताऊं, इफ नथिंग डिस्टर्ब्स एन ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब नहीं करता है और इट विल स्टे एट रेस्ट, तो वो रेस्ट में रहेगा, और यदि वो कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा। यही क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फॉर एग्जांपल ये साइकिल वाला 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और किसी ने इसको ना तो धक्का मारा, ना इसको पुल किया, ना उसको पुश किया, तो वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव करता ही रहेगा। ये होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके एग्जांपल्स बहुत जरूरी है देखने। ये बॉल जो पढ़िए ये देख लेना, क्योंकि जब आपके एग्जाम्स में यूटीज में ये पूछे जाएंगे ना, तो ये एग्जांपल्स ही लिख के आने आपको। जब तक आप एग्जांपल्स नहीं लिखोगे ना, तब तक ये पूरा जो आपका टॉपिक है वो नहीं होगा। विद एग्जांपल्स ही टॉपिक को कंप्लीट माना जाता है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। एग्जांपल्स क्या हुआ, आप पार्क्ड कार पकड़े और वो पार्क ही रहेगी जब तक उसको फोर्स ना दिया जाए। ए बॉल रोलिंग, यदि वो इस स्लोप पर है, रोलिंग स्लोप पर है, तो वो बॉल स्लो क्या करती जाएगी, रोल ही करती जाएगी जब तक उस पर फोर्स ना लगा जाए। यदि मैंने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में छोड़ दिया तो वो फ्लोट करता रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। सीट बेल्ट इन अ कार, बुक्स ऑन अ सेल्फ, स्लेड ऑन सो, अ ड्राइवर ऑफ अ ड्राइविंग बोर्ड। ओके, लास्ट है लीव्स फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, मोशन में रहना पसंद करेगा। ठीक है ना, आप ये न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सिंस द ऑब्जेक्ट, देखो इसमें क्या और आप क्या लगा सकते हो, एक कारपेट है ना, ये मैं थोड़ा सा इसके अलग वीडियो लेकर आऊंगी कि कारपेट से कैसे धूल अलग होती है, जो डस्ट होती है कारपेट में वो कैसे अलग होती है। अब फॉर एग्जांपल आपने कारपेट लिया, उसको पीटना स्टार्ट किया, अब आपने कारपेट पे क्या मारी, डंडी मारी, कारपेट ने तो मोशन स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो वो है डस्ट है, वो क्या है, वो जिद्दी है, वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी। जैसे ही कारपेट आगे की तरफ गया, आगे की तरफ गया, जैसे ही कारपेट आगे की तरफ गया, डस्ट रेस्ट पर है, रेस्ट की वजह से वो किस में चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, सारी डस्ट उसकी निकल जाएगी। वही एग्जांपल अपर बॉडी और लोअर बॉडी वाला, कि जब बस चलती है तो क्या होता है और जब रुकती है क्या होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पर। ये न्यूमेरिकल आपको खुद करना है, यदि समझ में नहीं आए तो मुझको बता देना कमेंट में, मैं फिर आपको समझाऊंगी। आते हैं हम फर्स्ट न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स पर। ये न्यूमेरिकल आपको खुद करना है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सिंस द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट द नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, चूज अप एज पॉजिटिव, शो डाउन इज नेगेटिव। ये आपको खुद करना, नहीं समझ में आया कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगी। नेट फोर्स का करते हैं, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो नेट फोर्स क्या होगा। जैसे मैंने बताया, यदि वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में, यूजिंग आइडियाज ऑफ लॉज, फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एफ इक्वल्स टू में जीरो न्यूटन आ गया। न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट होती है मैम। ओके, यदि मैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पर देखूं, अब बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट क्या होगा। देखो ग्रेविटी मैम जो है ना, ग्रेविटी वो डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है बुक में, लेकिन जो टेबल है वो अपवर्ड फोर्स लगा रही है। ओके, तो बैलेंस फोर्स हो रहा है, बैलेंस फोर्स है, फोर्स जीरो होगा, इसी की वजह से जीरो न्यूटन है। दिस इज अ बॉल दैट इट इज रेड। अच्छा, ये बॉल है, ये किसी टेबल पर रखी है, ये बॉल नीचे लगा रही है, ये टेबल ऊपर की तरफ लगा रही है, बैलेंस फोर्स जीरो। जो ये कार है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, इसका मतलब क्या होता है, जो मेन इसको चला रहा है ना, वो 2 न्यूटन आगे की तरफ पुश कर रहा है, और फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन की तरफ कर रही है, पीछे की तरफ कर रही है, तो क्या हुआ, कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नेट फोर्स जीरो। अब बात करते हैं इनर्शिया की। ये इनर्शिया क्या है, देखना ये कैसे अलग है न्यूटन्स लॉ से, फर्स्ट लॉ से। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया चाहता है कि मुझे कोई छेड़े ना, आलसी है, आलसी जिसे बोलते हैं ना, आलसी, किसी ऑब्जेक्ट की अपनी करंट स्टेट को चेंज करने से जो अपोजिशन करता है, अपोजिशन की जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसी को इनर्शिया बोला जाता है। इनर्शिया, इसको क्या बोल सकते हैं, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेसिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। कि यदि रेस्ट में है ना कोई चीज, मुझ पर फोर्स मत लगाओ, मोशन में है, मोशन में भी फोर्स मत लगाओ। मोर मास, यदि किसी का ज्यादा मास होगा तो उतना ही ज्यादा इनर्शिया उसका होगा। देखिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है। डस्ट कम्स आउट व्हेन कारपेट इज बीटन, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, ऑब्जेक्ट रेसिस्ट स्टार्टिंग मोशन। अब जो कारपेट में डस्ट है, धूल है, वो चाहती है मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपने आप को रेसिस्ट करूंगी, रोकूंगी, आप चाहे कारपेट को कितना पीट लो। हमने क्या किया, अब वो डस्ट है ना, वो आलसी है, जब मैंने कारपेट में डंडी मारी तो क्या हुआ, कारपेट तो बेचारा आगे चला गया, डस्ट आलसी थी, आलस की वजह से डस्ट झट से नीचे गिर गई, तो क्या हुआ, कारपेट से डस्ट धूल हो गई, मतलब जो कारपेट था उससे डस्ट जो धूल थी वो दूर हो गई, नीचे गिर गई।
तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यदि वो भी मोशन में रहने चाहती और वो कारपेट के साथ चली जाती, क्या वो कारपेट जो था वो साफ हो सकता था? ये कारपेट था, इसने इसमें थप्पड़ मारा, अब जो ये कारपेट है ये तो आगे चला गया, लेकिन जो उसकी डस्ट थी वो रेस्ट में थी, अब वो रेस्ट की वजह से नीचे की तरफ गिर गई। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेसिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव मोर मास, तो आप ज्यादा उस इनर्शिया को ले सकते हो, मोर इनर्शिया बना सकते हो आप। जैसे इनर्शिया ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट रेजिस्ट स्टॉपिंग। यहां पर क्या था, यदि कोई बस खड़ी है, चुप खड़ी है, इसके एग्जांपल्स भी हम आगे देखेंगे इनर्शिया एट रेस्ट क्या होता है। जैसे कि इनर्शिया का मतलब क्या होता है, बुक टेबल पर रखी है वहीं रहना चाहिए। मूविंग बस, यदि कोई मूव कर रही है बस और सडनली ब्रेक लग जाए, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है। बॉडी आगे झुक जाती है, ये सब इनर्शिया की वजह से होता है। हर जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसको मेंटेन करना चाहता है। नेचर का रूल है, चेंज तभी होगा जब फोर्स लगेगा। फोर्स के बिना रेस्ट में है, रेस्ट में फोर्स में है, फोर्स में। जैसे कि अब हम बात करते हैं मूविंग बस स्टॉप्स। जैसे ही चलती बस ने ब्रेक लगाई तो हमारी बॉडी आगे की तरफ झुकती है। ऐसा क्यों होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में भी ऑब्जेक्ट रेसिस्ट चेंज इन डायरेक्शन। आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल कार है, ये कार सीधी चल रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही है, अचानक कार मुड़ी ऐसे, तो हमारी जो नीचे वाला लोअर बॉडी है वो तो कार की तरफ ही है, उसको कोई इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन अपर बॉडी इधर की साइड झुक जाती है। यदि वो ऐसे टर्न लेती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, इधर की साइड झुक जाती है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी किसमें थी, रेस्ट में रहना चाहती है, इसी की वजह से वो झुकी। फिर कुछ टाइम बाद उसे याद आया और वो फिर सीधी हुई, उस कंडीशन में पहुंची। तो वह ना कार टर्न सडनली, एग्जाम्पल वह ना अ कार टर्न्स सडनली, जो पैसेंजर्स होते हैं, एग्जाम्पल्स वह ना कार टर्न्स सडनली, पैसेंजर्स फील पुश्ड साइडवेज। ओके, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, बस स्टार्ट सडनली तो पैसेंजर्स फॉल बैकवर्ड। जैसा अभी बोला था, बस स्टॉप है, बिल्कुल रेस्ट पर है और वो चलना स्टार्ट की तो हमारी बॉडी पीछे की तरफ आई, कि चलिए वो आगे की तरफ। पैर हमारे बस के कांटेक्ट में, हमारी जो लोअर बॉडी है वो बस के कांटेक्ट में, दोनों आगे गई, इसलिए हमारी जो अपर बॉडी है वो रेस्ट में थी और वो अपनी रेस्ट की वजह से उस कंडीशन की वजह से वो बैकवर्ड जाती है। यदि हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, बस सडनली स्टॉप्स, बस अचानक रुक जाती है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, तो पैसेंजर्स जो होते हैं वो आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों? बस ने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने का मतलब बॉडी मोशन में थी, बॉडी मोशन में थी, अब बॉडी मोशन कंटिन्यू करना चाहती है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से मोशन में, क्योंकि बस मोशन में है, बस मोशन में है, मोशन करना चाहती है, लेकिन ब्रेक की वजह से ये सब तो रेस्ट में आ गया, लोअर पार्ट, तो क्या हुआ, अपर बॉडी मोशन करना चाहती है तो आगे की तरफ गिर जाती है। ओके, थर्ड, कॉइन एंड कार्ड ट्रिक देखिए आपने कभी, ग्लास के ऊपर कार्ड और कार्ड के ऊपर कॉइन रखा जाता है। फॉर एग्जांपल ये ग्लास है, इसके ऊपर कार्ड रखा, उसके ऊपर कॉइन रखा, हमने कार्ड को किया, अब कॉइन ना स्मार्ट बन रहा था, मैं तो रेस्ट में हूं, रेस्ट में रहना चाहूंगा, हमने कार्ड को मूव कर दिया और जस्ट से वो ग्लास के अंदर गिर गया। ये किसकी वजह से हुआ? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। ओके, आई होप आपको ये सारी कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। कारपेट का आ गया, सीट बेल्ट इन कार, सीट बेल्ट इन कार, सीट बेल्ट कैसे प्रोटेक्ट करती है पैसेंजर को? फॉर एग्जाम्पल, कार मोशन में है, आपने सडनली ब्रेक लगाया, इमरजेंसी, सडन ब्रेक में बॉडी आगे जाती है, वही कार मोशन में थी तो बॉडी मोशन में थी। अब जो लोअर पार्ट है बॉडी का और जो आपकी कार है वो क्या है, कॉन्टेक्ट में है। अब जैसा कार करेगी लोअर बॉडी तो वही करने वाली है, लेकिन अपर बॉडी बहुत ईगो में है, वो बोलती है मैं मोशन में रहना चाहूंगी, लेकिन उसकी वजह से वो धोखा खा जाती है और आगे की तरफ गिर जाती है। तो यही है इनर्शिया ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ओके, तो रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हुए? सीट बेल्ट्स इन कार, एग्जांपल से याद रखना, ब्रेक्स इन व्हीकल्स, हैमर हेड टाइटन ऑन हैंडल, डस्ट रिमूवल फ्रॉम कारपेट्स। ओके, इनर्शिया के एग्जांपल्स करते हैं। मुझे ये बता दो, आपने फैन का जो स्विच था वो ऑफ किया, रिमोट से ऑफ किया, लेकिन वो घूमता रहता है कुछ टाइम के लिए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फैन मोशन में था, वो मोशन कंटिन्यू करना चाहता है, ठीक है ना, वो कंटिन्यू करना चाहता है। इनर्शिया ऑफ मोशन इसी को बोलते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो। ओके, फोर्स जो है वो न्यूटन ने बताया, फोर्स मोशन को मेंटेन नहीं करता, फोर्स मोशन को चेंज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। गलत सोच, ऑब्जेक्ट को चलने के लिए फोर्स चाहिए, सही कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट की स्पीड या डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए होता है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बताऊं, एग्जाम में आई, इनर्शिया की यूनिट लिखो। इनर्शिया की कोई एसआई यूनिट नहीं होती है, बिकॉज इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है या प्रॉपर्टी नहीं है। यदि एग्जाम में आए
एसआई यूनिट लिखो इनर्शिया की, तो इनर्शिया की कोई एसआई यूनिट नहीं है, बिकॉज इनर्शिया के पास कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं, ये एक प्रॉपर्टी है। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स चेंजेस मोशन और इनर्शिया रेसिस्ट चेंज इन मोशन, ये अलग है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फोर्स चेंजेस मोशन अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, और इनर्शिया क्या करता है, उस मोशन को भी रेसिस्ट करना चाहता है। ओके, आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इनर्शिया के बेस्ड क्वेश्चन। टू ऑब्जेक्ट्स, एक 2 kg का है, एक 10 kg का है, इस किसके पास ज्यादा इनर्शिया है बताओ। मैंने आपको टॉपिक से समझाया था जब हमने पढ़ा इनर्शिया, उसके पास ज्यादा रहेगा जिसके पास मास ज्यादा होता है। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो 10 kg ऑब्जेक्ट हैज मोर इनर्शिया। व्हाई डू पैसेंजर्स फॉल बैकवर्ड व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट्स? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों? बस रेस्ट पर थी, हमारी अपर बॉडी रेस्ट पर थी, पूरी बॉडी रेस्ट पर थी, लेकिन जो हमारी लोअर बॉडी है वो बस के कांटेक्ट में है, दोनों क्या है, चिपकू चिपकू हैं। जो बस करेगी वही हमारी लोअर बॉडी करेगी। दैट मीन्स जब बस सडनली स्टार्ट हुई, लोअर बॉडी तो उसके कहने में चुप स्टार्ट हो गई, अपर बॉडी हमारी बड़ी जिद्दी, उसने बोला मैं तो ना करूं, मैं रेस्ट में रहूंगी, तो क्या हुआ, वो पीछे की तरफ चलेगी, मत हो, एक टाइम पर तुझे आगे आना है। फिर उसको याद आया, फिर वो आ गया है कि काम नहीं चलना पीछे से, तो बॉडी ने क्या क्या रोका, मोशन को रोका, लोअर पार्ट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, अपर जो बॉडी पार्ट है उसने रोका, लेकिन उसको भी उस स्टेट में आना पड़ा। रेशो ऑफ इनर्शिया क्या होता है? फाइंड द रेशो ऑफ इनर्शिया ऑफ टू बॉडीज ऑफ मास 2 kg एंड 8 kg। रेशो पूछा है, दैट मींस डिवाइड 2/8 1/4। अब मैं इसी क्वेश्चन में पूछूं किसका इनर्शिया ज्यादा रहेगा? 8 kg का ना। ट्रक वर्सेस कार, एक ट्रक के पास 2000 किलोग्राम मास है और एक के कार के पास 1000 किलोग्राम। इनर्शिया कंपेयर करो, 2:1 करो तो क्या हुआ, 2:1 आया। किसके पास इनर्शिया ज्यादा है? ट्रक के पास। ट्वाइस, 2 गुना है कार से। चेंज इन मोशन विच इज हार्डर टू स्टॉप, a 50 किलोग्राम ऑब्जेक्ट और 500 किलोग्राम ऑब्जेक्ट। ऑफ कोर्स जिसका ज्यादा मास होगा उसको स्टॉप करने के लिए हमको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मोर मास मोर इनर्शिया मोर फोर्स टू स्टॉप। तो 500 kg जो ऑब्जेक्ट है इज हार्डर टू स्टॉप। डायरेक्शन चेंज, टू बॉल्स ऑफ इक्वल साइज, मास इज 1 kg एंड 3 kg आर मूविंग, विच इज इजियर टू चेंज डायरेक्शन। जिसका लेस मास उसका लेस इनर्शिया, तो आराम वाली चीज चाहिए, कम मास वाली चाहिए, तो 1 kg इज इजियर टू चेंज डायरेक्शन। एक आते हैं फिल कंसेप्ट की बात। इफ मास इंक्रीजेस 3 टाइम्स इनर्शिया बिकम्स, क्या बन जाएगा? मैंने क्या बोला है, जितना मास ज्यादा उतना इनर्शिया ज्यादा, तो इनर्शिया जो है वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा। डज स्पीड अफेक्ट इनर्शिया? क्या इनर्शिया जो है वो इनर्शिया स्पीड उसको कुछ अफेक्ट कर सकती है? नो, बिल्कुल नहीं। इनर्शिया डिपेंड्स ओनली ऑन मास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लास्ट में, inertia depends only on mass. Inertia is directly proportional mass. More mass, more inertia, more resistance to change. ये था आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया। अब हम देखते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया है, फिर हम आगे चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पर। हमने फोर्स देख लिया, फोर्स क्या होता है, पुश क्या होता है, पुल क्या होता है। हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या देख लिया, कॉन्टेक्ट फोर्सेस भी देख लिए, फ्रिक्शनल फोर्स और टेंशन फोर्स, और हमने क्या देखा, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स भी देख लिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी देख लिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी देख लिया। जैसे ये बॉय इस कारपेट को क्या कर रहा है, झाड़ रहा है, डस्ट नीचे गिर रही है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड वेपन ऑफ दिस चैप्टर। देखिए इसका मतलब क्या होता है जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के चेंज की रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और चेंज फोर्स की डायरेक्शन में होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। नहीं समझ में आया? किसी ऑब्जेक्ट पर जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे वो उतने ज्यादा चेंज करेगा मोशन को। हेवियर ऑब्जेक्ट नीड मोर फोर्स, लाइटर ऑब्जेक्ट नीड्स लेस फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो नेट एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है, जो मास है, उसको, उस मोशन को चेंज करने की जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज फोर्स की डायरेक्शन में। कि नहीं समझ में आया? फिर समझो, किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के चेंज जो है, उस मोमेंट में जो चेंज हुआ है उसके जो रेट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो चेंज होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में होता है। जिस साइड फोर्स ने डायरेक्शन लगाई, जिस साइड
जिस साइड फोर्स लगा, नॉर्थ में लगा, साउथ में लगा, ईस्ट में लगा, वेस्ट में, उस साइड में चेंज होगा, मोशन में उस साइड में चेंज होगा। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन मिलेगी। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को जोर से धक्का दोगे वो जल्दी स्पीड पकड़ेगा, और हल्का हल्का धक्का दोगे वो धीरे धीरे मूव करेगा। यानी फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। ये क्या होता है देखिए आप। अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to the applied force and occurs in the direction of force. Okay, जो rate of change of momentum है किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो है फोर्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। और किस डायरेक्शन में है वो डिपेंड करेगा, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, वो डिपेंड करेगा। ओके, मोर फोर्स, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कि जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना मोशन होगा, जितना हैवियर ऑब्जेक्ट होगा उतना। जैसे कि आप यहां पर देखिए, एक सेकेंड, यहां पर देखो आप, फर्स्ट में देखो एक बंदा है, अब एफ फोर्स लगा रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, तो एक्सेलरेशन क्या हो रही है, ए हो रही है। एफ फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन है, दैट मींस जितना फोर्स लग रहा है उतना एक्सेलरेशन होगा। तो फोर्स भी किसके क्या हुआ यहां पर, यदि मैं फोर्स का कंसेप्ट देखूं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। क्यों कहा मैंने ऐसे, क्योंकि आप यदि सेकंड इमेज देखोगे तो 2f फोर्स लग रहा है, तो 2 एक्सेलरेशन हो रही है, ये f/2 है। अब आप थर्ड में देखिए, ये जो पर्सन है f/2 फोर्स लगा रहा है, ये f/2 है, तो एक्सेलरेशन भी f/2 हो रही है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ए के। ओके, अब हम चलते हैं आगे। अब क्या बना यहां से, मैंने क्या किया, यहां पे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, तो f किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, m के और एक्सेलरेशन के। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m में। अब चलते हैं हम आगे। अब यहां पर क्या होती है, कोई ऑब्जेक्ट जब चला उसकी इनिशियल वेलोसिटी u होती है, फाइनल वेलोसिटी v होती है, टाइम t होता है, लेकिन चेंज इन मोमेंटम, ये क्या हुआ, मास हुआ किसी ऑब्जेक्ट का, क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना, m में a। अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं। अब क्या हुआ, ये जो a है, एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस में u, तो मास भी आया, फर्स्ट का मास m, सेकंड का मास सेम रहेगा। कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ये रॉकेट मूव कर रहा है, रॉकेट से पहले भी इसका मास m था, और रॉकेट जब उड़ गया, फ्लाई कर गया, ऊपर चला गया, तो भी इसका मास m है, तो मास तो सेम है, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या थी, पहले u थी फिर v थी। अब m कॉमन ले लिया, v माइनस u आ गया। अब क्या, टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट का मतलब होता है टाइम, क्या होता है टाइम, तो यहां पर क्या हुआ, ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो m v माइनस में u अपॉन में t। अब हमको पता है v माइनस में u अपॉन में t क्या होता है, a, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m में a। अब यहां से हमने k ले लिया कांस्टेंट, क्या ले लिया, k इज कांस्टेंट, k की वैल्यू मैंने क्या मान ली, 1, क्या मान ली, 1, तो यहां से k हमने फाइनली हटा दिया। ओके, तो f इजिकल्स टू में m में, f क्या है, फोर्स जिसकी यूनिट क्या है, न्यूटन, m क्या है, मास जिसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या है, ए क्या है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से क्या निकल कर आया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स लगेगा उस ऑब्जेक्ट पर, और उतना ही एक्सेलरेशन होगा जितनी तेजी से आप फोर्स लगाओगे। ओके, अब करते हैं हम अपने एग्जांपल्स। देखो न्यूमेरिकल्स है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसका 2 kg मास है और वो एक्सेलरेट कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। एफ क्या होता है, m में लगा दो, मास भी दे रखा है, एक्सेलरेशन भी दे रखा है, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 2 तो क्या है, मास है, और 3 क्या है, एक्सेलरेशन है, कितना हो गया, 6 न्यूटन आ गया। अ ट्रक नीड्स मोर फोर्स देन अ बाइसिकल टू मूव, हो सकता है, क्यों, ट्रक के पास ज्यादा मास है, ज्यादा फोर्स चाहिए, बिकॉज मास इज मोर। Find acceleration. A force of 20 Newton acts on a body of mass 4 kg. Find acceleration. अब वो ये, यदि हाँ आपको पता है, जिसको भी ये पता है फिजिकल्स टू में ma होता है, तो आप यहां से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा आपका, बताओ आप मुझे, एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन यहां पर रह जाएगा, m नीचे आ जाएगा, तो a इक्वल्स टू में f अपॉन में m, तो 20 अपॉन में 4, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ 3 ऑब्जेक्ट, किलोग्राम ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड फोर्स, ये निकाल सकते हो आप इजीली, 6 × 3 18। ओके, ऐसे ही आएंगे आपके न्यूमेरिकल्स, ये सारे मैंने एनसीईआरटी बेस्ड लिखे हैं। अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड मास। अब मास का क्या बनेगा, f अपॉन में a, f कितना है 40, a क्या है आपका 8 5 40। चेंज इन मोमेंटम, ये हम आगे करेंगे, लेकिन आपको पता होगा क्या होता है, m v माइनस में u होता है,
है ना, हमको फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, और जो एम वी माइनस में यू है ना, पूरी वैल्यू बात की जाए तो वी माइनस में यू और जो आपका एम है ये बन जाता है आपका मोमेंटम। क्या बन जाता है, मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। तो क्या हुआ, एम आपको दिया हुआ है 2, वी भी आपको 7 दिया हुआ है, और 3 आप यहां से ले सकते हो। तो 3 में से 7 में से 3 माइनस किए, बताओ 4 और 4 टू 8, 8। अब हमारा क्या आ गया, ये फोर्स आ गया। क्या आ गया, फोर्स। अब हमको फोर्स निकालना है, ये क्या आ गया, मोमेंटम। एफ यदि चेंज इन मोमेंटम है ना, तो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम में फोर्स क्या हो जाता है, डेल पी अपॉन में एम। क्या हो जाता है, डेल पी अपॉन में एम। अब सॉरी डेल पी अपॉन में टी, डेल पी अपॉन में टी, तो 8 अपॉन में 2 4 न्यूटन। A 5 kg object moving at 10 मीटर पर सेकेंड stops in 5 सेकेंड। फाइंड फोर्स, बताइए एक्सेलरेशन निकालना है। पहले एक्सेलरेशन निकलेगा क्योंकि आपको पता है फिजिकल में एम ए होता है। आपको क्या दिया हुआ है, कोई मास है, एम दिया हुआ है, ओके 5, लेकिन दे रखा है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम यहां से क्या पता लगा सकते हैं, एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो क्या हुआ 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है एट द एंड तक, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस में u अपॉन में t। तो हमारी v क्या हो गया कि स्टॉप, क्या ना 10 मीटर पर सेकंड स्टॉप्स। स्टॉप्स का मतलब वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 0 है, 10 से मूव किया 5 तो -2 आ गया। आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं यहां से। बुलेट प्रॉब्लम भी निकाल सकते हैं, बुलेट का भी हम करेंगे कैसे, क्या फर्क पड़ता है जब बुलेट चलती है। तो ओके, अ बुलेट ऑफ मास टू 0.02 kg मूविंग एट 100 मीटर पर सेकंड स्टॉप्स इन 0.02 सेकंड। फाइंड फोर्स, सेम जो स्टॉपिंग फोर्स का था सेम बुलेट फोर्स का है। ओके, आप करके देखना, नहीं समझ में आया कमेंट करना। कंबाइंड मासेस, 2 बॉडी का मास है 2 kg 3 kg पुश टुगेदर, दोनों को एक साथ पुश किया जाता है विद 25 न्यूटन से। एक्सेलरेशन निकालो, तो मास कितना हो जाएगा टोटल 3 to 5 kg। एक्सेलरेशन इजीली निकल जाएगा, फोर्स अपॉन में मास। अब आपको क्या याद रखनी है, जब एयर बैग्स रिड्यूस इंजरी क्यों करते हैं, हम एयर बैग्स पहनते हैं ना, तो इंजरी जो होती है, कार में भी एयर बैग्स होते हैं, तो वो इंजरी को क्यों रिड्यूस करते हैं, बताओ। जो एयर बैग्स होते हैं ना, वो क्या कर लेते हैं, वो टाइम इंक्रीज कर देते हैं, फोर्स को कम कर देते हैं। अब जब फोर्स कम करेंगे, जितना कम फोर्स उतना कम टाइम लगेगा किसी चीज को मोशन करने में, तो क्या हुआ, इंक्रीजिंग टाइम डिक्रीजिंग फोर्स। अभी नहीं समझ में आया, डोंट वरी, जब हम मोमेंटम पढ़ेंगे तो हम और डिटेल में इसको क्लियर करेंगे, मोमेंटम क्या होता है। ओके, ये नेक्स्ट चैप्टर आपका मोमेंटम ही है। अब देखते हैं मोमेंटम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम स्टार्ट करते हैं मोमेंटम टॉपिक। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को बताता है। अभी समझ में नहीं आया होगा, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। P इज इक्वल्स टू में mv। P क्या है, मोमेंटम, m क्या है, मास, v क्या है, वेलोसिटी। लेकिन अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे। जैसे आप सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट आप चला रहे हो, या आप उस ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो वो कितनी स्ट्रांगली मोशन में है, उसकी स्पीड कितनी है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं कि कोई चीज ज्यादा मोशन में है या तेज स्पीड में है, तो उसको रोकते टाइम, या कोई जो कार है, बस है, फॉर एग्जांपल आप कार मान लो, कार जा रही है और दूसरी कार जा रही है, 2 कार हैं और दोनों की कार की स्पीड अलग अलग है, एक की है फास्ट एक की है कम। ओके, मतलब एक तेज मूव कर रही है, एक धीरे धीरे मूव कर रही है। या आप साइकिल का भी एग्जांपल ले सकते हो, एक साइकिल बहुत तेजी से मूव कर रही है, या उसकी स्पीड ज्यादा है, मोशन ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा हुई, स्पीड ज्यादा तो मोशन ज्यादा, तो उसको रोकने के लिए हमको ज्यादा मोमेंटम की जरूरत होगी। ओके, ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी एज कंपैरिजन जो धीरे चल रही है साइकिल, उसी को बोलते हैं मोमेंटम। इसको लाइव एग्जांपल से भी आप देख सकते हो, जैसे ये कार जा रही है, ओके, यदि ये स्पीड, इसकी स्पीड ज्यादा है, तो हमको रोकने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। या बस या ट्रक जा रहा है, उसको रोकने के लिए हमको मोमेंटम ज्यादा लगाना पड़ेगा। बताओ, आप ही बताओ किसको ज्यादा लगाना पड़ेगा। जो मोमेंटम है ना, वो मास पे और स्पीड पे डिपेंड करता है। किस पे, मास पर और स्पीड पर डिपेंड करता है। यदि किसी चीज का मास ज्यादा है, फॉर एग्जांपल लिफ्टिंग के लिए भी और रोकने के लिए भी, स्टॉप करने के लिए भी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, और फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा। ओके, मोमेंटम क्या, इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी एज कंपैरिजन। हम कार के उसमें देखते हैं ट्रक को, तो ट्रक का मोमेंटम ज्यादा होगा, कार का कम होगा। क्यों, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, इसलिए उसको रोकने के लिए, यदि ट्रक मोशन में है, उसको रोकने के लिए हमें मास की जरूरत पड़ेगी।
कार के कंपैरिजन में वी आर टॉकिंग अबाउट कंपैरिजन ट्रक और कार का। ऐसे ही आप कार या साइकिल या बाइक का ले सकते हो। तो मोमेंटम अब समझ में आया क्या? ये यदि किसी की बॉडी कितनी मोशन में है, ये क्वांटिटी, मोमेंटम क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। ओके, P इज इक्वल्स टू में mv। अब समझ में आएगा P क्या है? मोमेंटम है, m क्या है? मास, और v क्या है? वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड, कितनी वेलोसिटी से वो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो P इज इक्वल्स टू में mv, ये आपको याद रखना है। इवन इससे आपकी न्यूमेरिकल्स भी बनती है, इंपॉर्टेंट है। तो m क्या हो गया? मास, जिसकी SI यूनिट किलोग्राम है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड है, और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिंपल वर्ड में समझो, कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्ट्रांगली मोशन में है उसे मोमेंटम कहते हैं। या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना कितना मुश्किल है, दैट मीन्स कितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ये भी मोमेंटम बताता है कि किसी चीज का फोर्स ज्यादा है, रोकने के लिए हम ज्यादा पुश कर रहे हैं उस चीज को, या मुश्किल है तो उसको बताता है कि उसका मोमेंटम ज्यादा है। ओके, P क्या हो गया? मोमेंटम हो गया, M क्या हो गया? मास हो गया, V क्या होगी? वेलोसिटी होगी, M क्या हो गया? मास। तो मोमेंटम डिपेंड किस पर करता है? मास पर और वेलोसिटी पर। किसी चीज का मास ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली मोमेंटम ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी तो मोमेंटम ज्यादा होगा। ट्रक वर्सेस बाइसिकल हम देख सकते हैं। मतलब एग्जांपल से जाने से पहले हम डेरिवेशन को और समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल और अच्छे से समझ में आएंगे। ये क्या कह रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम मैंने क्या बोला है? P से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स F एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन। तो FD भी आप बोल सकते हो, या आप ये भी बना सकते हो, ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये फोर्स भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और ये वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसके पास डायरेक्शन होती है, इसलिए ये साइन का हम यूज करते हैं। तो आप अब याद रख सकते हो मोमेंटम क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? टू द, जो फोर्स अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, और वो किस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करेंगे उसको क्या बोलते हैं? मोमेंटम। आई होप इसकी डेरिवेशन की स्टेटमेंट यहीं से बनती है, इसी का आपको 1.5 या 2 मार्क की ये डेरिवेशन होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके? अप्लाइड फोर्स, और किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कंसीडर मीन्स मानना, हम अपने आप अज्यूम कर रहे हैं मास सेम, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम टेकन t। ओके, इस कार का मास m हुआ, वेलोसिटी v हुई, और मैंने क्या बोला है? यदि हम इसके हिसाब से देखें तो मोमेंटम क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के और किसके? वेलोसिटी के। ओके ओके, अभी आपको समझ में आ गया होगा क्या है। अब चलते हैं हम ये पूरा डेरिवेशन करते हैं, क्यों mv आया है, P इक्वल्स में mv आया है। देखिए, यदि हम फर्स्ट कार की वेलोसिटी मानते हैं तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी u मानी है, और उस कार का कुछ ना कुछ मास होगा तो mu ये हो गया, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? mu। ऐसे ही यदि मैं कार की फाइनल वेलोसिटी लेती हूं तो क्या है? v है, मास वही रहेगा। क्या कार का मास बदल जाएगा? यदि कार रेस्ट पर है तो उसका मास सपोज 10 kg है, 100 kg है, क्या जो कार मोशन में आई तो उसका मास कम होगा? ऐसा नहीं हो सकता, उसका 100 मास ही रहेगा। तो मास सेम है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई है? बदल गई है। तो फाइनल मोमेंटम क्या हुआ है? mv, क्योंकि हमको पता है P इक्वल्स में क्या होता है? mv होता है। अभी हम करते हैं कैसे। अब चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं। चेंज इन मोमेंटम में क्या करेंगे? इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम में से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो निकलता है चेंज या एवरेज भी ऐसे ही निकलता है। तो चेंज इन मोमेंटम में क्या हो गया? mv माइनस में mu, m कॉमन आ गया, v माइनस में u। अब आप इसमें कुछ देख रहे होंगे कि v माइनस u आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, जो आपने मोशन चैप्टर पढ़ा है उसमें भी पढ़ा है, लेकिन नहीं मैम ये आधा है। हमने क्या पढ़ा है? v माइनस में u अपॉन में t। यस, यही होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसका होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। इसलिए हमने क्या किया? रेट ऑफ चेंज, मतलब दोनों को टाइम से डिवाइड कर दिया। रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब टाइम होता है, तो दोनों को, मोमेंटम को और इधर वाले राइट हैंड मोमेंटम को और लेफ्ट हैंड मोमेंटम को हमने क्या किया? t से डिवाइड कर दिया। अब चलते हैं हम आगे। ये स्टेप 5, स्टेप 6 है यूज एक्सेलरेशन। दैट मींस जो मैंने ये वैल्यू बताई थी v माइनस यू अपॉन में t, यही बनेगी इधर, तो इसको क्या लिख देंगे? a। तो डेल p अपॉन में t ma क्या बन जाएगा? ma। अब याद क्या रखना है? डेल p अपॉन में टाइम, ये होता है फोर्स। क्या होता है? फोर्स। कैसे? ये कहां से आया? चलिए पीछे बताती हूं। और द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन में t इज
क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स इन विच डायरेक्शन इट डिपेंड्स। ओके, ये सपोज ये मान लो आप, और ये क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज में डेल आता है, डेल बोलते हैं इसको, डेल। ओके, तो चेंज ऑफ मोमेंटम किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल पी अपॉन में डेल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ये डेफिनेशन है, ये हमने नहीं बनाई, ये है, आपको याद रखनी है। तो हम क्या करेंगे, ये किसके इक्वल हो गया, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए आप इसकी जगह के ले सकते हैं, तो मैंने के की वैल्यू को 1 रख दिया, तो यहां पर क्या आया कि डेल पी अपॉन में टी क्या हो गया, एफ हो गया, तो मैंने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, एफ पुट कर दिया, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम ए आया। जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना मोमेंटम होगा। ओके, अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए के ले लिया, और के इज कांस्टेंट, के की वैल्यू ले ली 1, तो एफ इज इक्वल्स टू में एम ए। ये वाला भी पता चल गया आपको, और आपको ये वाला फॉर्मूला भी अब आपको याद होना चाहिए, पी इक्वल्स टू में एम वी, क्या होता है, एम वी। ओके, ये क्या है, सेकंड इक्वेशन है, सेकंड न्यूटन्स लॉ है, क्या है, सेकंड न्यूटन्स लॉ। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं आपके न्यूमेरिकल्स, लेकिन इसको करने से पहले, न्यूमेरिकल्स को करने से पहले थोड़ा क्वेश्चंस का बताओ आप मुझे। फास्ट बॉल है वर्सेस स्लो बॉल, एक की स्लो स्पीड है, एक की फास्ट स्पीड है, तो मोमेंटम किस बॉल का होगा, मुझे ये बता दो। फास्ट बॉल का मोमेंटम ज्यादा होगा, क्यों होगा, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है। यदि यहीं पर मैं एक और चीज बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी, उसकी स्पीड नहीं होगी, तो बोल सकते हैं मोमेंटम कैन बी जीरो। ओके, मोमेंटम जीरो हो सकता है, मोमेंटम क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ कैसे रिलेट करता है, क्योंकि हम मोमेंटम का जो फॉर्मूलेज हैं उनका यूज करके न्यूटन सेकंड लॉ एफ इक्वल्स टू में एम ए निकालते हैं। अब करते हैं न्यूमेरिकल्स, और यहां से निकालते हैं मास, फाइंड मास। आपको ना हर टॉपिक के बाद ये मिल जाएगा कि मास कैसे निकालते हैं, फोर्स कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, जो भी जिस टॉपिक पर है। तो आप फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, मतलब फोर्स क्या दिया हुआ है 30 न्यूटन, प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैंने क्या बताया, यूनिट से भी आप पता कर सकते हो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया 6, यहीं पर मीटर पर सेकंड होता तो वो होती वेलोसिटी, क्या होती है, वेलोसिटी। तो एफ अपॉन में ए, एफ क्या 30 अपॉन में 6, 5 जा 30, तो आपका जो यहां पर मास आया है किसी ऑब्जेक्ट का वो 5 kg है। तो हम क्या कह सकते हैं, फोर्स इक्वल्स टू में मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन और चेंज इन मोमेंटम पर टाइम। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और एसआई यूनिट अब समझ में आई होगी, क्योंकि मास की यदि मैं यहां पर एसआई यूनिट की बात करती हूं, एफ की तो आपको पता है क्या है, न्यूटन है, न्यूटन फोर्स की न्यूटन है। और मोमेंटम की एसआई यूनिट की बात की जाए तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये है ये, क्योंकि मास की केजी होगी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड हो गई है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ट्रक वर्सेस बाइसिकल, अब करते हैं हम इसके एग्जांपल्स। ट्रक हैज मोर मास देन बाइसिकल, आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ होगा क्यों। टू मूव ट्रक मोर फोर्स रिक्वायर्ड, बाइसिकल को लेस फोर्स रिक्वायर्ड, तो क्या हुआ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। फास्ट बॉल वर्सेस स्लो बॉल, ये मैंने आपको बता दिया, पढ़ लेना। ये एग्जांपल्स इसलिए हैं क्योंकि आप एग्जाम्स में इनको लिख सको, आपको याद हो सके। लोडेड कार्ट वर्सेस एम्प्टी कार्ट, लोडेड कार्ट का मतलब सामान भरा हुआ है तो मास ज्यादा होगा, और वहीं पर एम्प्टी कार्ट, अब एम्प्टी कार्ट का मास है, लेकिन जब लोडेड है तो उन ऑब्जेक्ट्स का भी मास है जो उसमें रखा गया है, तो उनका मास मिला के ज्यादा मास हो जाएगा, इसलिए एम्प्टी कार को मूव करना इजी हो जाता है, जो हार्डर है टू पुश लोडेड कार्ट, तो मोर मास मोर फोर्स नीडेड। क्रिकेट कैच, मुझे बताओ जब कोई क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथ पीछे करता है, ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जब फास्ट बॉल कैच करते वक्त जो प्लेयर्स होते हैं वो अपने हैंड को पीछे खींचते हैं, क्योंकि मोमेंटम को ग्रेजुअली रिड्यूस करने के लिए, जितना दूर आएगा उसका मोमेंटम उतना ही कम होगा, उसका जो मोशन है वो उतना ही कम होगा, ताकि उनके हैंड पर कोई इंजरी ज्यादा ना लग सके या इंजरी से वो बच सके। तो क्रिकेट मैच बॉल हैज मोमेंटम, बॉल का खुद का मोमेंटम होता है जब वो मोशन में होती है, तो प्लेयर्स मूव्स हैंड बैकवर्ड, क्योंकि वो उस टाइम को इंक्रीज कर देते हैं, कैचिंग के टाइम को, वहां पर टाइमिंग तो कुछ है ही नहीं ना, तो कैचिंग के टाइम को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे उसका फोर्स जो होता है कम हो जाता है, तो हाथों में कोई ऐसी चोट या इंजरी नहीं लगती है। अब हम बात करते हैं हैमर एंड नेल। हैमर हिट्स नेल, जब कोई दीवार में कोई कील लगाता है, नेल को बोलते हैं कील, तो वो पूरी स्पीड से उसे मारता है, क्योंकि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी वो उतने फोर्स लगेगा उस पर, वेलोसिटी ज्यादा फोर्स ज्यादा। समझ में आई? तो मैंने क्या समझाया है,
Momentum is directly proportional to mass velocity. Force is directly proportional to mass acceleration versus velocity. ओके तो वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो नेल गोज इनसाइड, जो नेल होती है, कील होती है, वो अंदर की तरफ चली जाती है. कार वर्सेस बाइसिकल कोलिजन, कार का ज्यादा मास होता है, एक्सपेक्ट तो जो फोर्स ज्यादा लगेगा, इसलिए बाइसिकल ज्यादा हिट होती है. हम कहते हैं कि आपके पास एक बड़ी कार है और एक छोटी कार है, आपने बड़ी कार से छोटी कार को हिट किया तो आपकी कार को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो छोटी कार है वो क्या हो गई, डिसडैमेज हो गई. तो क्यों हुआ, क्योंकि आपकी कार का मास ज्यादा है. जब आपने उसको हिट किया तो आपकी जो कार है वो तो बच गई, लेकिन जिसका मास कम था वो डैमेज हो गया. यही यहां पर फोर्स लगता है. किकिंग फुटबॉल वर्सेस स्टोन, एक छोटा सा पत्थर, एक बॉल तो अच्छे से आराम से मूव कर जाती है, लेकिन वही सेम जो साइज की हमने लिया पत्थर नहीं कर पाता है, क्योंकि पत्थर क्या होता है, भरमल होता है, वो ज्यादा हैवी होता है, तो उसका मास ज्यादा होता है, और फुटबॉल का मास कम होता है, लेस मास का होता है, इसलिए एक्सेलरेट करना इजी होता है और ये हार्डर है. आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे. तो ये फॉर्मूले याद रख लेना, इसलिए मैं इनको लास्ट में भी डाल देती हूँ. एफ में एम ए और एंड एफ को हम डेल पी अपॉन में डेल टी, जो मैंने आपको समझाया था. क्या बोल सकते हैं, फोर्स को भी चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ओके, फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, इन सब पर डिपेंड करता है. तो हम क्या बोल सकते हैं, जितना हैवी और जितना फास्ट ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा मोमेंटम होगा. यही है मोमेंटम. अब चलते हैं थर्ड टॉपिक पर, वेपन, थर्ड वेपन ऑफ फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन. ओके, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मैम हम सबको पता होता है कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, जितना किसी ने मारा उतना वापस लगा. देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. क्या होता है, देखिए, हर एक्शन के इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है. आपने किसी चीज को धक्का मारा तो वो वापस उतना ही धक्का लगाने की सोचेगी आप पर. तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मतलब जब भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, क्या कोई ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं और ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या करेगा, दोनों का मास इक्वल है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या करेंगे, ये भी इक्वल फोर्स लगाएगा, तो ये मूव नहीं करेंगे. तो जब भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, ये ऑब्जेक्ट इसने फोर्स लगाया और इसने भी उतना ही फोर्स लगाया, तो मूव नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल, इसका मास ज्यादा था, फोर्स लगाया तो मूव किया, इसका ज्यादा मास है तो इसने फोर्स लगाया तो मूव किया. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे पर फोर्स लगाता है तो दूसरे ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स लगाता है, लेकिन ये किस में लगा रहा था, इधर डायरेक्शन में, ये किस में, इधर डायरेक्शन में. तो क्या होगा, इनकी अपोजिट डायरेक्शंस हो गई ही, तो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा. यानी फोर्स हमेशा पेयर में लगता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच लगता है, एक सिंगल फोर्स कभी अकेला नहीं लगता. ओके, एक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, अभी आपको ये समझना भी जरूरी है. जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने जो पहला फोर्स अप्लाई होता है, ये तो होता है एक्शन फोर्स, आपने फर्स्ट अप्लाई किया, उसके आंसर में, उसके जवाब में जो अपोजिट फोर्स लगता है उसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स. अच्छा, ये तो सही कंसेप्ट है, लेकिन इसके एग्जांपल्स को समझना जरूरी है. क्यों, एरोप्लेन इतना भारी भरकम क्यों उड़ता है, जो आपकी गन होती है उसमें बुलेट आगे की तरफ फॉरवर्ड जाती है, तो वो गन पीछे की तरफ क्यों जाती है, बैकवर्ड क्यों जाती है, ये सब जरूरी है. एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. याद रखना, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है, एक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर एक्ट करते हैं और सेम टाइम पर होते हैं. जब पहला लगाएगा तो दूसरा भी उसी टाइम पर लगाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. कभी ये बोलो कि हमको समझ में नहीं आया है, उसी टाइम पर लगाएगा, यानी कि वो वेट करेगा, पहले ये लगा ले फिर मैं लगा लूंगा, ऐसा नहीं होगा. उसी टाइम पर जब पहला ऑब्जेक्ट लगाएगा, जस्ट उसी टाइम पर, एट दैट मोमेंट पर सेकंड भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा. इसलिए बोलते हैं इक्वल फोर्स. व्हेनेवर वन ऑब्जेक्ट अप्लाइज अ फोर्स ऑन अनदर, ठीक है ना, द सेकंड ऑब्जेक्ट अप्लाइज एन इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. तो क्या याद रखना है आपको, या तो ये सिंपल मीनिंग आप ये लिख के आ सकते हो, व्हेनेवर वन ऑब्जेक्ट अप्लाइज अ फोर्स ऑन अनदर, जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो भी इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. फर्स्ट इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो सेकंड इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो डायरेक्शन अपोजिट हुई, सेम फोर्स हुआ, सेम टाइम पर लगा. ओके, की पॉइंट्स अब आपको समझ में आ गए होंगे कि मैग्नीट्यूड इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, डिफरेंट बॉडीज पर लगेगा और साइमल्टेनियसली लगेगा. इस एग्जाम्पल को हम अभी समझेंगे. इसको अभी आपको समझ में आया हो तो कमेंट में करके बताना, नहीं तो थोड़ा वेट करना. ओके, चलो चलते हैं. न्यूटन थर्ड लॉ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दैट मींस फोर्स का जो फर्स्ट है, फोर्स ये क्या कह रहा है, इक्वल्स टू में
माइनस में फोर्स। नहीं समझ में आया है, अभी समझाते हैं। ओके, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो एफ ए, ये क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, समझ में आया। अब ये जो फोर्स है ये इस पर लगाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, बी। इस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन जो ए वाला है वो इस पर लगा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ए। और क्या कर रही है, अपोजिट डायरेक्शंस में लगा रहे हैं, अपोजिट, इसलिए माइनस साइन आया। तो कंसीडर टू बॉडीज, हमने दो बॉडीज कंसीडर की, इसका मास m1 है, ओके, इसका मास m2 है, इसका मास क्या हुआ, m2, और इसका क्या मास हुआ, m1। इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, u1 u2 है ना, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v1 v2। तो इनिशियल वेलोसिटीज u1 u2, फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर इंटरेक्शन, जब इंटरेक्शन कर देंगी, जब फोर्स अप्लाई कर देंगी, v1 v2। तो चेंज इन मोमेंटम, तो उनमें मोमेंटम में चेंज होगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है, मोशन में जा रही है चीज, जब भी मोशन में चीज जाएगी तो मोमेंटम होगा ही होगा। तो डेल p1 फॉर बॉडी ए, जो ऑब्जेक्ट ए है, मास 1, हम क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी, b के लिए डेल p2, m2 v2 माइनस में u2। ये समझ में आया दोनों पॉइंट। जब भी कोई बॉडी, पहले तो इनिशियली क्या थी, रेस्ट पर थी, लेकिन हम इसमें क्या करें, जब उन्होंने फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, मोशन में चले गए, मोमेंटम आ गया, चेंज इन मोमेंटम, m1 v1 माइनस u1 और डेल p2। दो बॉडी के बीच में हमेशा न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा। तो यूजिंग सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल में डेल p अपॉन में डेल t। तो फोर्स जब ऑन ए ड्यू टू बी, ए जो फोर्स है किसकी वजह से, बी की वजह से, तो क्या आएगा, एफ ए वाला खुद का, बी उस पे फोर्स लग रहा है, तो m1 v1 माइनस में u, ये तो क्या हो गया, डेल जो ये वाला है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम। ऐसे ही फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो ये वाला हो जाएगा m2 v2 माइनस में u2 अपॉन में t। अब चलते हैं टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड पर, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल टू में m1 v1 प्लस में m2 v2। रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, m1 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि देखिए यहां पर माइनस में m2 v2 माइनस में u2, देखो ये मास 1 है, ये भी मास 1 है, यहां पर देखो आप ये वाला, तो ये इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, इसलिए यहां पर ये साइन किसका आ गया, माइनस का आ गया। ठीक है ना, ये वाला है जो ये इधर गया तो ये माइनस का बन जाएगा, तो ये माइनस का आ गया, डिवाइडेड बाय टी, क्योंकि हमको पता है m1 अपॉन में दिस m2 v2 माइनस u2 अपॉन में t, क्या है ये क्या है, ये फोर्स ए बी का है और ये फोर्स बी ए का है। ठीक है ना, तो ये माइनस का साइन हो जाएगा। तो यहां से ऐसे ही डेरिवेशन आ गई है। नहीं समझ में आई हो तो कमेंट में करना, फिर इसको ना अलग एक वीडियो में न्यूटन थर्ड लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ की डेरिवेशन हम करके आएंगे, स्पेशल उसके लिए एक क्लास लेके आएंगे। ओके, एफ ए इज इक्वल में माइनस में बी। आई होप आपको क्लियर हुई होगी, जस्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो इसका कंफ्यूजन क्या नहीं करता है, फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्शन इज इक्वल टू में रिएक्शन। ओके, रिएक्शन हमेशा नेगेटिव क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। अब हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आप वॉल को पुश करते हो तो आप वॉल पर फोर्स लगाते हो, ये हुआ एक्शन। वॉल भी आप पर सेम फोर्स लगाती है, वो क्या हुआ, रिएक्शन। इसलिए आपको प्रेशर फील होता है। आप जब फोर्स लगाते हो तो वो भी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, तो आपको प्रेशर फील होता है। अब करेंगे हम डेली लाइफ एग्जाम्पल से। वॉकिंग, हम चल कैसे पाते हैं? आपने कभी सोचा है आप चल क्यों पा रहे हो? बताओ मुझे, आप चल कैसे पाते हो बताओ। देखिए, आप जब ग्राउंड पर पैर रखते हो, ये रहा वॉकिंग। जब आप ग्राउंड पर पैर रखते हो तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जब हम पैर से ग्राउंड को पीछे, क्योंकि हमको आगे जाना है, तो पीछे की तरफ पुश करते हैं। मैंने क्या बोला है, हर चीज रिएक्शन करेगी, तो ग्राउंड हमें आगे पुश करता है। हम जब पीछे ग्राउंड को पुश कर रहे हैं तो हम पीछे क्यों नहीं जाते? क्योंकि ग्राउंड भी रिएक्शन देगा अपना और ग्राउंड अपोजिट डायरेक्शन में देगा, तो हम आगे की तरफ जाते हैं। इसी वजह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। आई होप आपको वॉकिंग का, अब कभी भी आप चलो ना तो सोचना, हमने अर्थ को, जो ग्राउंड है उसको पीछे धकेला, लेकिन हम पीछे नहीं गए, हम आगे गए, क्योंकि जो ग्राउंड है उसने भी रिएक्शन दिया और उसने हमको आगे की तरफ पुश किया। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, स्विमिंग। आप जब स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग पानी को पीछे धकेलता है, स्विमिंग पानी को पीछे की तरफ धकेलता है। आप पीछे क्यों नहीं जाते? ये छोटी छोटी चीजें कभी आपने नोटिस की है? जब आप ये सारी चीजें करते हो तो आपने क्या नोटिस किया है कि जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम पीछे की तरफ नहीं जाते, लेकिन हम पानी को पीछे की तरफ करते हैं। भाई पानी भी तो जिद्दी है ना, पानी कैसे अपने ईगो को कम कर सकता है? तो पानी भी हमें आगे की तरफ धकेलता है, इसलिए हम आगे की तरफ जाते हैं। तो स्विमर क्या हुआ, स्विमर पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, क्या कर रहा है, एक्शन। पानी स्विमर को आगे की तरफ पुश करता है, वो क्या हुआ, रिएक्शन। गन रिकॉइल। और ये देख लेते हैं इससे पहले रॉकेट। रॉकेट इतना ऊपर कैसे जाता है?
देखिए रॉकेट के पास ना बहुत सारी गैसेस होती हैं। अब वो गैसेस नीचे निकलती हैं, ग्राउंड पर निकलती हैं। जैसे ही वो नीचे गई, अब वो गैसेस भी तो क्या करेंगी, रिएक्शन करेंगी। रॉकेट ने गैसेस को नीचे करा तो उसका तो काम हो गया, लेकिन गैसेस का काम नहीं हुआ, गैसेस ने उस रॉकेट को ऊपर किया। तो यहां पर क्या लिखा हुआ, रॉकेट पुशेस गैसेस डाउनवर्ड, गैसेस पुश रॉकेट अपवर्ड, इसलिए वो ऊपर जाता है। आई होप आपको ये तीनों एग्जांपल क्लियर हुए होंगे, रॉकिंग, रॉकेट और स्विमिंग। ठीक है, अब किसी में भी डाउट है ना तो आप कमेंट कर देना। गन रिकॉइल ये सबको पता होनी चाहिए। बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, गन मूव्स बैकवर्ड, ऐसा क्यों होता है? देखो गन आपको दिख रही होगी यहां पर, ये अब आपको ये बुलेट जहां पर एफ फोर्स लग रहा है, ये वाली बुलेट यहां से निकले, फोर्स ऑन बुलेट एक्शन और रिकॉइल ऑन गन रिएक्शन, ऐसा क्यों हुआ? गन से बुलेट आगे जाती है, गन से बुलेट आगे जाती है, गन पीछे झटका देती है, ऐसा क्यों? इसी कंसेप्ट को हम रिकॉइल बोलते हैं। देखो जो आपकी क्या थी, बुलेट थी, वो आगे गई किसी फोर्स से। जब वो जो बुलेट है जब वो आगे जाएगी, आगे फॉरवर्ड जाएगी, तो वो बैकवर्ड भी तो उतना ही फोर्स लगाएगी। मैंने क्या बोला, सब चीजें क्या करती हैं, अब एक्शन एंड रिएक्शन करती हैं। इसी को हम गन से कर सकते हैं। गन ने बुलेट पर उतना ही आगे की तरफ फोर्स लगाया कि जो बुलेट है वो भी उतना ही गन पर फोर्स लगाएगी। समझ में आया? तो गन ने बुलेट पर फोर्स लगाया, बुलेट ने गन पर फोर्स लगाया, इसलिए जब आप उसको यूज करते हो, चलाते हो, तो वो पीछे की तरफ आ जाती है। तो यही रिएक्शन, इसी को गन रिकॉइल बोलते हैं। बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, गन मूव्स बैकवर्ड। इंपॉर्टेंट एक्शन आते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर। एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर, ओके, बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। दोनों पर अलग अलग लगेगा, इसलिए वो कभी भी नेग्लेक्ट या जीरो नहीं हो सकते, या हम बोले कि कैंसिल नहीं हो सकते हैं। आई होप आपको न्यूटन थर्ड लॉ भी क्लियर हुआ होगा अच्छे से। तो रियल लाइफ एग्जांपल, बोर्ड, जंपिंग फ्रॉम अ बोट, फ्लाइंग अ बर्ड, ये भी न्यूटन थर्ड लॉ में आते हैं, लेकिन इनको हम आगे समझेंगे जब हमारा न्यूटन्स वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, कोई चीज रेस्ट में रहे तो रेस्ट पर रहेगी अंटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको नहीं छेड़ता है। मोशन में है तो मोशन में रहेगी, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। सेकंड लॉ क्या बोलता है, बताओ, F इज इक्वल टू में m में, कि फोर्स उतना लगेगा जितना जिस्म का मास होगा और एक्सेलरेशन होगा, F में ए, फोर्स इज इक्वल टू में m में। थर्ड लॉ हम अभी पढ़ के आए, फॉर एवरी एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल अपोजिट लगेगा। और इसको और इजी बताऊं, फर्स्ट लॉ हमें बताता है मोशन चेंज कब होगा। फर्स्ट लॉ, मोशन चेंज कब होगा, जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। मोशन का जो आपका ये लॉज ऑफ मोशन का सेकंड लॉ है, वो बताता है मोशन कितना चेंज होगा, वो मास पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट, मोशन चेंज कब होगा, सेकंड, मोशन कितना चेंज होगा, थर्ड, फोर्स पेयर में कैसे काम करता है। ओके, तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां से न्यूमेरिकल भी बनते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है अगर किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर पाता तो उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। समझ में आया? अगर किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर पाता, कोई, जैसे मैंने क्या बोला अभी तक, हमने एक्सटर्नल फोर्स के बारे में समझा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, रेस्ट में रहेगा, मोशन में रहेगा, क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर, सिस्टम पर अप्लाई नहीं होता तो उसका जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सिंपल वर्ड में समझो, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू में टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं और बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, सुनना, कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं लेकिन उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो टकराने से पहले जो उनका मोमेंटम था टकराने के बाद भी उतना ही रहेगा। लॉ कंजर्व मींस कंजर्व्ड, कांस्टेंट। जो पहले इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है और इसका मोमेंटम है सेम है, अलग है, दोनों का है, दोनों टकराए तो वो सेम ही रहेगा जो पहले था। तो इसलिए बोलते हैं हम टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू में टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जो टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो उस सिस्टम का रिमेन कांस्टेंट। mu हम क्या बोल सकते हैं यहां पर, हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, m1 u1 प्लस में m2 u2, मतलब बिफोर, पहले ऑब्जेक्ट का जो मास और इनिशियल वेलोसिटी है और दूसरे ऑब्जेक्ट की जो मास और इनिशियल वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। जब वो कोलाइड कर गया और मूव करने लगा, m1 v1 प्लस में m2 v2, m1 v1 मासेस हो गए, u1 u2 इनिशियल वेलोसिटीज हो गई और फाइनल वेलोसिटीज v1 v2। नहीं समझ में आया? फिर सुन लो, अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं
ओके, अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं और उसको बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो टकराने से पहले जितना टोटल मोमेंटम था टकराने के बाद भी उतना ही रहेगा। बस मोमेंटम ऑब्जेक्ट के बीच ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जांपल ये जो ऑब्जेक्ट था वो मोशन में था, ये रेस्ट में है, वो मूव करता आ रहा है, वो मूव करता है, इससे टकराया, ये रेस्ट में चला गया, ये मोशन में चला गया। बस ये फर्क पड़ेगा कि जो मोमेंटम है वो ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर देगा। तो ये क्या बना, m1v1 m2u2 इक्वल्स में m1v1 प्लस में m2v2। तो बिफोर कोलिजन क्या है, बिफोर कोलिजन क्या है, m1 मास फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, सेकंड का, m1v1 m2u2, ये क्या हो गया बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ये हो गया बिफोर कोलिजन, ये हो गया। आपको बस यही याद रखना है, m1u1, u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी, m2u2, u2 एज द और सेकंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू में m1v1 फाइनल वेलोसिटी प्लस में m2 ऑब्जेक्ट का, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास प्लस में v2। ओके, अब चलते हैं हम आगे। मोमेंटम इज नॉट लॉस्ट, जैसे मैंने अभी बताया कि आप बोल दो कि मोमेंटम खत्म ही हो गया है जब वो कोलिजन करते, नहीं, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था उसने सेकंड को ट्रांसफर कर दिया, तो मोमेंटम इज नॉट लॉस्ट, लॉस्ट नहीं होगा, इट इज ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। इंपॉर्टेंट कंडीशन, सिस्टम क्लोज होना चाहिए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए। समझ में आया? यदि आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का वो टॉपिक रखना है, यदि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फिजिकली करते हो तो या तो आप एक सिस्टम क्लोज लेना और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग पाए। तो मोमेंटम क्या है, जैसे हम पढ़ते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी की वजह से ही डायरेक्शन मैटर करती है। यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन होगी, और उसमें अप्लाइज कोलिजन और एक्सप्लोजन दोनों ही आते हैं। ओके, एक्सप्लोजन भी आ सकता है, कोलिजन भी आ सकता है। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन इज इक्वल्स टू में रिएक्शन, जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं, तो ये तो वही हुआ ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम किससे कर सकते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ से, एक्शन इक्वल्स टू में रिएक्शन। जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं, पहला दूसरे पर फोर्स लगाता है, दूसरा भी सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, तो इक्वल फोर्स इक्वल सेम टाइम पर, तो क्या हुआ, इक्वल चेंज इन मोमेंटम, तो टोटल मूवमेंट क्या रहा, कांस्टेंट रहा। समझ में आया? ये था न्यूटन थर्ड लॉ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऐसे रिलेट करता है, जैसे सेकंड लॉ जो आपका न्यूटन सेकंड लॉ था उससे आपका मोमेंटम रिलेट करता था। अब आते हैं कोलिजन ऑफ बॉल पर। दो बॉल हैं, ये ए है, ये बी है, ये मूव कर रही है, ये वाली मूव कर रही है, इसने इसको धक्का मारा, ये रेस्ट पर चले गई, लेकिन इसका मास, इसकी वेलोसिटी ये सेम रहेगी, इसका जो ये है इसका मोमेंटम सेम रहेगा, वो भी मूव करने लगेगी लेकिन सेम उससे। ओके, वन बॉल हिट अनदर। अब करते हैं एग्जांपल्स, ये समझने बहुत जरूरी है कोलिजन ऑफ बॉल्स। देखिए ये बॉल क्या कर रही है, आपस में कोलिजन कर रही है, तो मोमेंटम ट्रांसफर कर रही है एक से दूसरी तक। बॉल ए हिट बॉल बी जो रेस्ट पर थी, लेकिन आफ्टर कोलिजन ए तो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे मूव करेगी, बी स्टार्ट्स मूविंग, तो इसका सिर्फ मोमेंटम ट्रांसफर होगा फ्रॉम ए टू बी, तो टोटल जो मूवमेंट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। गन रिकॉइल, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, गन प्लस में बुलेट। अब गन है और बुलेट है, दोनों रेस्ट पर हैं, तो उनका मोमेंटम क्या हुआ, जीरो रहा, लेकिन आफ्टर फायरिंग इनिशियली मोमेंटम क्या है, जीरो है। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट पर है और पूछा जाए मोमेंटम कितना रहेगा, तो जीरो रहेगा। ओके, आफ्टर फायरिंग बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, जो बुलेट होती है वो आगे की तरफ, क्यों, गन उसको फोर्स लगाती है, अब बुलेट भी लगाएगी, बुलेट ने भी लगाया तो वो गन पीछे की तरफ गई। ओके, तो मोमेंटम फॉरवर्ड, मोमेंटम बैकवर्ड, टोटल जो मोमेंटम बनेगा वो हो जाएगा जीरो। रॉकेट लॉन्च का भी मैंने आपको बता दिया है, आप यहां से पढ़ सकते हो, कैसे लिख सकते हो एग्जांपल्स में, रॉकेट पुशेस गैसेस डाउनवर्ड, गैसेस पुश रॉकेट अपवर्ड, तो मूवमेंट ऑफ गैसेस इक्वल्स टू में मोमेंटम ऑफ रॉकेट, अपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल मोमेंटम कंजर्व हुआ। अब चलते हैं जंपिंग फ्रॉम अ बोट। आपने कभी नोटिस किया है, आपने कभी बोट में घूमा है? यदि आपने घूमा है तो वेल एंड गुड, आपने यदि फील किया है, नहीं घूमा है और अब तक आपने फील नहीं किया है, तो कभी भी आप बोट में जब जाओ तो एक चीज फील करना, आप बोट से गए, आपने कूद दिया, मतलब आपने बीच में जाके आपको स्विमिंग करना है वॉटेवर, तो आप उसमें से जंप कर गए, तो पर्सन ने जंप किया बोट से, तो आप तो आगे की तरफ गए, लेकिन आप नोटिस करना जो बोट है वो पीछे की तरफ जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, पर्सन जंप्स फॉरवर्ड फ्रॉम बोट, तो बोट मूव्स बैकवर्ड, क्योंकि उस पर्सन ने भी उस बोट पर फोर्स लगाया है जितना बोट ने पर्सन पर लगाया है कूदने के लिए, तो फॉरवर्ड मोमेंटम पर्सन का और बैकवर्ड मोमेंटम बोट का इक्वल रहेगा। जितना पर्सन आगे की तरफ जाएगा ना, बोट उतने ही पीछे जाएगी। समझ में आया? जितना पर्सन आगे की तरफ जंप करेगा, बोट उतनी ही पीछे जाएगी, इक्वल हो जाएगा। टोटल कंजर्वेशन मोमेंटम का ये है। एक्सप्लोजन, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, एक्सप्लोड्स इनटू पार्ट्स, पीसेस मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। आपने कभी एक्सप्लोजन देखा हो तो ये नहीं एक्सप्लोजन हुआ तो शांत एक ही जगह पर, नहीं, उसके जो रिमेन्स होते हैं
पीसेस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब दूर दूर तक चला जाता है, क्योंकि जो टोटल मोमेंटम बिफोर था वो जीरो था और टोटल मोमेंटम आफ्टर भी जीरो होगा, कोई मोशन नहीं होगा उन पीसेस का। इसलिए कैचिंग का बॉल अब समझ में आएगा पीछे क्यों करते हैं हाथों को, क्योंकि टाइमिंग बढ़ाने के लिए, टाइमिंग बढ़ेगा मोमेंटम कम होगा, इससे इंजरी कम लगेगी। तो बॉल हैज मोमेंटम टुवर्ड्स प्लेयर, प्लेयर मूव्स एंड बैकवर्ड, मोमेंटम बिकम्स जीरो ग्रेजुअली, टाइम इंक्रीजेस, फोर्स डिक्रीजेस, जो सेकंड लॉ में हमने पढ़ लिया है। ये भी आप पढ़ के आ चुके हो। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, एफ इक्वल्स में डेल पी अपॉन में टी। डेल पी अपॉन में टी क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो एफ इक्वल्स में जीरो, डेल पी भी क्या होगा, जीरो, मोमेंटम भी जीरो होगा। कोई चीज रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, कोई फोर्स नहीं लग रहा एक्सटर्नल, तो फोर्स जीरो, डेल पी जीरो, तो मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। Okay, seat belt prevent injury due to inertia. Rocket propulsion work on Newton's third law. Catching a ball with hands moving backward, reducing force. यदि आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया हो तो बता देना। ओके, अब कहते हैं कि जब हम कार को स्टॉप करते हैं सडनली, तो हम कार स्टॉप की, हमने बॉडी wants to keep moving forward. Inertia of motion. Seat belt prevent injury due to inertia. Seat belt applies force and stop the body, prevent injury. क्या है, कार स्टॉप सडनली, तो आप आगे की तरफ क्यों जाते हो? कार क्या है, मोशन में है। हम ये सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कार क्या है, मोशन में है, तो हमारी बॉडी को टू पार्ट में डिवाइड कर दो, एक लोअर पार्ट एक अपर पार्ट। अब जो पैर है हमारे, जो लेग है, वो कार के कांटेक्ट में है, कार के कांटेक्ट में, लेकिन जो हमारी अपर बॉडी है वो कांटेक्ट में नहीं है। तो अपर बॉडी मोशन में रहना चाहती है, लेकिन पैर क्या हुआ, जब ब्रेक लगाया कार ने तो पैर, जो हमारा लोअर बॉडी पार्ट है वो किस में चला गया, रेस्ट में। लेकिन जो हमारा अपर पोर्शन है वो मोशन में रहना चाहता है, इसलिए हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है ना, तो आप यहां से पढ़ लेना। कार स्टार्ट सडनली, कार रेस्ट पर थी, कार रेस्ट पर थी, अचानक चली, तो हम पीछे की तरफ क्यों जाते हैं? वही आप रेस्ट पर थे, तो आपका जो अपर बॉडी पार्ट है वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, इसलिए हम पीछे की तरफ चले जाते हैं। सडन कोलिजन, ड्यूरिंग एक्सीडेंट बॉडी मूव्स फॉरवर्ड विद हाई मूवमेंट, इसलिए हम सीट बेल्ट लगाते हैं। बताओ, क्योंकि सीट बेल्ट जो होती है ना, वो टाइमिंग को, स्टॉपिंग टाइमिंग को इंक्रीज कर देती है, जिससे हमको इंजरी कम लगती है। तो रिड्यूस फोर्स, फोर्स को कम कर देती है, ठीक है, तो जिससे लेस इंजरी होती है। सीट बेल्ट वर्क्स ऑन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इनर्शिया में भी, न्यूटन सेकंड लॉ, इंक्रीज टाइम बढ़ाने में भी। तो ये हेल्प करेंगे आपको न्यूमेरिकल्स में। यदि आपका आए इनर्शिया पे, ओके, सीट बेल्ट से, आपका एरोप्लेन से, जो भी आए, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ। और यदि कोई इंक्रीजिंग टाइम आए, रिड्यूस फोर्स आए, वो हो जाएगा न्यूटन सेकंड लॉ। सीट बेल्ट रिड्यूसेस इंजरी बाय, क्यों करता है ऐसा? क्योंकि वो कंट्रोल करता है इनर्शिया को, और उससे क्या होगा, इनर्शिया कंट्रोल करेगा, फोर्स को भी कम करेगा। सीट बेल्ट रिड्यूस इंजरी बाय कंट्रोलिंग इनर्शिया एंड रिड्यूसिंग फोर्स। ओके, रॉकेट प्रोपल्सन वर्क्स ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्यों? एक्शन रिएक्शन, गैसेस नीचे की तरफ गई, गैसेस ने ऊपर की तरफ रिएक्शन दिया। रॉकेट बर्न्स फ्यूल, प्रोड्यूस हॉट गैसेस, गैसेस आर पुशेस बैक डाउनवर्ड, नीचे की तरफ एक्शन है, लेकिन गैसेस भी तो करेंगे कुछ ना कुछ, तो गैसेस भी तो करेंगे ना कुछ, तो गैसेस पुश रॉकेट अपवर्ड, रिएक्शन। ओके, तो इक्वल, दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। रॉकेट कैन मूव इवन इन स्पेस। अच्छा, आप एक चीज बोलो, आप एक चीज बताओ, मैम आपने तो बता दिया, क्या गैसेस इतना ऊपर की तरफ रिएक्शन करेंगी कि वो स्पेस में भी उड़ेगा? एक्चुअली स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है, तो वहां उड़ने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। रॉकेट कैन मूव इवन इन स्पेस, वैक्यूम है, बिकॉज इट डज नॉट नीड एयर, ओनली एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, रॉकेट स्पेस में भी मूव कर सकते हैं क्योंकि वो वैक्यूम है, बिकॉज इसको एयर की जरूरत नहीं होती, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस की जरूरत है। मोमेंटम कंसेप्ट, गैसेस मूव्स डाउनवर्ड विद मोमेंटम, रॉकेट गेन्स इक्वल अपवर्ड मोमेंटम, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। मोर गैस एक्सपर्ट मोर थ्रस्ट मिलेगा, और इसलिए जब वो बनाते हैं ना रॉकेट को, तो वो यही चीज देखते हैं कि इसमें कितना थ्रस्ट आएगा। जब वो गैसेस नीचे की तरफ आएंगी तो गैसेस कितना थ्रस्ट देंगी, मोर फ्यूल बर्निंग मोर स्पीड। इंपॉर्टेंट फॉर्मुला आप याद रख लेना, आप एफ इक्वल्स टू में एम में, पी इक्वल्स टू में एमवी, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी। न्यूमेरिकल्स, फर्स्ट न्यूमेरिकल्स, सेकंड न्यूमेरिकल्स, थर्ड, फोर्थ, ये वाला, फिर आता है फिफ्थ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर है, गन रिकॉइल टाइप के ऊपर है, ट्रक वर्सेस कार के ऊपर है। ओके, अब आप ये करके देखना, क्योंकि सारे किस पे बेसिस है, ये सारे किस पे बेसिस है, ये न्यूमेरिकल्स जो हमने टॉपिक किए हैं। बिल्कुल सिर्फ आपको क्या लगाना है, इसमें फॉर्मूलेस लगाने। यदि आपको समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन,
के एनसीईआरटी और सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन, प्लस में मोशन के एनसीईआरटी प्लस में सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन, प्लस में असाइनमेंट में दूंगी, वो आपको अलग वीडियो में मैं पूरा असाइनमेंट 38 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चंस आपके उससे होंगे, जो कि आपका मोशन चैप्टर का फर्स्ट असाइनमेंट रहेगा, और वो असाइनमेंट मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। तो इनको हम बिल्कुल डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। कोई आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ होगा इस वीडियो में फर्स्ट वॉच में, तो आप एक बारी और देखना, सेकंड वॉच नहीं हुआ तो हम इस न्यूमेरिकल्स के साथ में थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगी, इसलिए ये चैप्टर देखकर ही उस वीडियो को वॉच करना। ओके, सो फ्रेंड्स, आज हमने फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल डिटेल में, क्रिस्टल क्लियर तरीके से। हमने समझा फोर्स क्या होता है, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, लेकिन फोर्सेस के टाइप भी समझे थे हमने, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। न्यूटन्स के 3 लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इनर्शिया, मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सारे हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हमें यह समझ आ गया कि दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट बिना रीजन के अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकता। हर मोशन के पीछे फोर्स होता है और हर फोर्स का अपना इफेक्ट होता है। न्यूटन्स के लॉ सिर्फ बुक के रूल नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ में हर जगह दिखते हैं, चलते वक्त, वॉकिंग करते वक्त भी, बस में ट्रेवल करते वक्त भी, क्रिकेट खेलते वक्त भी, रॉकेट जब लॉन्च होता है उस टाइम भी, स्विमिंग करते वक्त भी, सब में फिजिक्स का मैजिक छुपा है। याद रखो, फोर्स चेंजेस मोशन, इनर्शिया रेसिस्ट चेंज। फोर्स मोशन को चेंज करता है, इनर्शिया उसको रोकने का काम करता है। मोमेंटम शोज मोशन एंड एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फिजिक्स को सिर्फ रटना नहीं, उसको फील करके देखो। तो फील करना है, ऑब्जर्व करना है और रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। इसलिए मैं हर टॉपिक के बाद इतने एग्जांपल समझाती हूं। इसको समझना, उसको फील करना बहुत जरूरी है। अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करो। जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे उतना ज्यादा साइंस इंटरेस्टिंग लगेगी। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड ऑलवेज स्टे क्यूरियस, because science is not just a subject, it is the way to understand life. So thank you class, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।